हर कलाकार के पास एक अपनी कहानी होती है। एक ऐसा सफ़र जो सिर्फ कैनवास के रंगों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ज़िंदगी के हर रंग से होकर गुजरता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आर्टोपीडिया जहां हर कला बोलती है। मैं हूं श्रुति पटेल और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कलाकार जिनका नाम भारतीय कला शिक्षा और पेंटिंग दोनों में अपना एक अलग पहचान रखता है। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सर। सर ने अपने जीवन के 40 वर्ष कला को समर्पित किया है। कभी एक चित्रकार के रूप में, कभी एक शिक्षक, एक गाइड और कभी एक सच्चे मेंटोर के रूप में। उन्होंने अपने एकल प्रदर्शन ललित कला एकेडमी, जहांगीर आर्ट गैलरी, त्रिवेणी कला संगम, सृष्टि आर्ट गैलरी जैसे प्रतिष्ठित जगहों पे की हैं। देश के अनेक विश्वविद्यालयों में उन्होंने अनगिनत छात्रों को कला की दिशा दिखाई है और प्रेरित किया है कि कला सिर्फ बनाना नहीं होता, बल्कि जीना भी होता है। तो आइए आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे न सिर्फ उनके कहानी के बारे में, बल्कि उनके जीवन के उन रंगों को भी जो एक इंसान को कलाकार बनाता है। चलिए शुरू करते हैं बातचीत राजेंद्र सर के साथ। नमस्कार सर। नमस्ते। सर आपने कला के प्रति आपकी जो रुझान जो है कैसे रही? मतलब आपका बैकग्राउंड कला से कैसे जुड़ा? आ, मैं एक लुहार फैमिली में पैदा हुआ। मेरे पिताजी लुहारी का काम करते थे, तो उसमें औजार बनाना, टूल्स बनाना और हाशिया, खुरपी, इस तरह की चीज़ें तमाम बनती थीं। और चूँकि वो क्राफ्ट में आता ही है और मैं भी परिवार में ही था। बचपन मेरा अपने गांव में ही बीता है। किसान भी थे वो और एक लॉ कार्य भी करते थे अपना। उन सब चीज़ों से डिजाइनिंग सेंस जो है ना, वहीं से शुरू होता है बचपन से ही। लेकिन वो घर में कोई ये नहीं चाहता था कि हमारा बच्चा आर्टिस्ट बनेगा या ऐसा कुछ, किसी का सोच नहीं था। तो ये ज़हन में डिजाइन करने का या धार देने का मेरे बचपन में ही वहीं से आया, परिवार से ही आया। बट जब हमने 8वीं तक की शिक्षा ले ली तो 9वीं में हमें हमारे पिता के दबाव की वजह से मुझे बायोलॉजी और साइंस लेना पड़ा था। हालांकि मुझे आर्ट के बारे में तब नहीं मालूम था। वो किसी को नहीं मालूम होता है, या तो उनके घर में बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, उनके घर के अंदर अगर आर्ट का माहौल है तभी बच्चा जानता है छोटेपन से कि आर्ट क्या है। हमें बचपन से ही आर्टिस्ट बनने का वो उसके अंदर रचने बसने लग जाता है। फिर वो आर्टिस्ट बनने की तरफ, चूँकि उसका पारिवारिक सपोर्ट भी उसको होता है और वो बच्चा भी उसी इन्वायरमेंट में पैदा होता है, तो वो उसको उस विषय को लर्न करने में या सीखने में या रुझान होने में उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, फिर वो उसी तरफ चल पड़ता है। बट मेरे साथ क्या हुआ, बायोलॉजी लेने के नाते हाई स्कूल में बहुत सारे बायोलॉजिकल ड्राइंग बनते थे। ड्राइंग का मेरा शुरुआत वहीं से हुआ था, बायोलॉजी के ड्राइंग से। और वो पता नहीं, वो ऊपर वाले की मर्जी से ड्राइंग अच्छी हो जा रही थी या जो भी है, तो उसके वजह से बहुत सारे लड़के लड़कियां भी जो हमारे क्लास में पढ़ते थे, सब हमारा जब फाइल देखे तो उसके बाद वो आके दौड़ने लगे कि मतलब हमारा भी बना दो, हमारा भी बना। सभी लोग, उस पर नंबर होता है तो उसको अच्छा बनाने के लिए सभी लोग कोशिश करते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट फिर वहीं से टर्न अप हुआ ड्राइंग की तरफ। बट मुझे हाई स्कूल तो करना ही करना था। हाई स्कूल करने के बाद फिर जो है डिवीजन थोड़ा गड़बड़ हुआ, क्योंकि मुझे साइंस का वो केमिस्ट्री मुझे नहीं समझ में आती थी, जबकि उसमें साइंस में दो सब्जेक्ट था, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री नहीं मुझे समझ में आती थी, बट उसी वजह से थर्ड डिविजनर हो गया मैं। फिर हमने जो है इंटर में अपना
चेंज किया, कुछ खुराफातें भी की हाई स्कूल के बाद, पढ़ाई वढ़ाई में थोड़ा ब्रेक भी हुआ। फिर इंटर में जब एडमिशन लिया तो फिर छोटे से कस्बे में आ गया था। एक्चुअली मैं हाई स्कूल में ही छोटे से कस्बे में आ गया था। फिर वहीं मैंने हाई स्कूल किया। वो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया, लेकिन बीच में फिर थोड़ा सा रुकावटें आई थी पढ़ाई में, और बड़ा ही थोड़ा मनमौज जैसा नहीं होता, मनमौजी किस्म का। कभी भी पढ़ने जा रहे हैं तो कोई आल्हा गा रहा, बहुत सुंदर सुर में गा रहा, तो उसके पास खड़े हो गए, क्लास जाए ऐसी तैसी। उस टाइम के बच्चे सर हाँ, उस समय वो उस चक्कर में 1 साल हमारा खराब हो गया था। फिर इंटर में एडमिशन लिया, पिताजी फिर पकड़ के ले गए अपने, उसमें एडमिशन करा दी। बाबा जी रहते थे शुगर मिल में, वाल्टरगंज एक जगह है बस्ती में। अच्छा। फिर वहाँ हमने जो है, वहीं पे हाई स्कूल भी हुआ था, वहीं फिर इंटरमीडिएट के लिए भी फिर हमने आर्ट लिया, फाइन आर्ट। क्या कहते हैं, आलेखन कला बोलते हैं उसको, इंटरमीडिएट में फर्स्ट ईयर से। और पता नहीं क्यों मेरे मन में बड़ा रुझान हुआ। फिर मैं उस जो हमें ड्राइंग पढ़ाने वाले जो टीचर हैं, श्री द्वारिका सिंह सर जी, वो अभी भी मुझे बहुत मानते हैं। अभी जीवित हैं, हमारे पिताजी के साथ के एकदम बिल्कुल हैं, उन्हीं की उम्र है उनकी, और एकदम ठीक ठाक हैं। हमेशा फ़ोन करके पूछते हैं। और उन्होंने उनसे मेरा फिर बड़ा लगाव हुआ। फिर उनसे पूछते थे, उनका ड्राइंग, फिर पेंटिंग उंटिंग देखने लगा मैं उनकी। हालांकि वो एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग थे। तो उनके पास मैं बैठने लग गया, खाली पीरियड जो भी मिलता था उनसे सीखने लग गया, पेंसिल का ड्राइंग और सब बताने लगे वो। फिर उस टाइम में ऑयल कलर वगैरह के बारे में मैं कुछ नहीं, ये इंटरमीडिएट की पूरे की बात बता रहा हूँ आपसे। मैं गया वहाँ, बस्ती से रंग ले आया, छोटे छोटे ट्यूब। तो उन्होंने डेमो भी दिया, एक मोरपंख बनाया था उन्होंने उस टाइम उसी ऑयल कलर से। फिर मैं भी थोड़ा थोड़ा सीखने लगा। तो इसी तरह से हमारा रुझान फाइन आर्ट की तरफ हुआ, और वहीं से मैंने कलर और ब्रश का प्रयोग शुरू किया था। फिर इंटर करने के बाद मैं लखनऊ आर्ट्स कॉलेज आया था, तो मेरा हाई स्कूल में आर्ट नहीं था, इसलिए यहाँ से मुझे वापस कर दिया था इन्होंने। यहाँ पहले हाई स्कूल में आर्ट कंपलसरी था, अब हटा दिया गया है वो। अब उसी साल हटा दिया गया, लेकिन मैं वापस चला गया था, फॉर्म नहीं भरा। फिर मैंने बीए में गोरखपुर में एडमिशन ले लिया था। फिर उसके बाद बीए लास्ट ईयर, मतलब 2 साल का बीए था। फिर 79 में मेरा वो बीए का भी लास्ट ईयर था, और यहाँ पे हमने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। हमारे पिताजी आने नहीं देना चाहते थे, बट मैं इधर भाग गया। और उस टाइम में एक वहाँ जो वाल्टरगंज में टीचर थे, बड़े सब बहुत बढ़िया विद्वान थे। एक डॉक्टर के सिंह थे, इंग्लिश पढ़ाते थे। इंटरमीडिएट का जब लास्ट क्लास था उनका, फाइनल ईयर का, तो उन्होंने एक पूरे क्लास में सवाल पूछा था कि अभी आप लोगों का इंटरमीडिएट होने के बाद यहाँ से आप लोग बाहर जाएंगे, किसी का कोई खास एम है, कोई उद्देश्य है, कोई विशेष कोर्स में जाने का? क्योंकि उसके बाद ही कोर्सेज शुरू होते हैं। तो उसमें 2-4 लोगों ने हाथ उठाया, उसमें मैंने भी हाथ उठाया। और मेरी चूँकि अपने गुरुजी से बात होने लगी थी काफ़ी इस विषय में, उनसे मैंने पूछा था, सर कोई ऐसा कॉलेज बता दो, स्कूल बता दो जहाँ पे ये किताबों से मुक्ति मिल जाए। तो उन्होंने बताया दो जगह है ऐसा, एक है बीएचयू बनारस में, दूसरा लखनऊ आर्ट्स कॉलेज है। उस समय लखनऊ आर्ट्स कॉलेज का जलवा निराला था, बहुत टाइम अच्छा, पीक टाइम था, अच्छा था, गोल्डन पीरियड। गोल्डन पीरियड तो उसके पहले था। अच्छा। लेकिन आज के टाइम में देखेंगे तो वही टाइम गोल्डन पीरियड नजर आएगा आपको। हर 20 साल बाद पहले लखनऊ आर्ट्स कॉलेज को जब देखेंगे तो उससे ये लगेगा अब से 20 साल पहले गोल्डन पीरियड था। मतलब जब हम आए थे तो बहुत अच्छा नहीं था, खराब नहीं था। गुरुजन लोग बहुत अच्छे थे, बहुत सारे गुरु लोग, बहुत ही वो गुरु लोग थे जो जिनको देख के आभा निकलती थी उनके पीछे से। हम लोग सोचते थे कि उनसे बात करने की ज़्यादा हिम्मत नहीं होती थी। फिर इधर के लिए रुख किया और यहाँ एडमिशन मिला, पढ़ाई शुरू किया। और पिताजी वो तब तक नाखुश थे जब तक हम अर्न करने नहीं लग गए। हाँ, वो पेरेंट्स का जाके एक तो उन्होंने साफ बोला कि तुम वहाँ क्यों जा रहे हो एडमिशन लेने,
वो का क्या उसमें वो सीख के क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा तुम वो सड़क पे बैठ के साइन बोर्ड पेंट करोगे, यही सिखाया जाता होगा वहाँ। हमने कहा नहीं नहीं, वो फाइन आर्ट है। अच्छा हाँ, के सिंह सर की बात बता रहा था मैं। उन्होंने फिर पूछा कि क्लास में पूछा कि मतलब आप लोगों में से कोई विशेष कोई इस तरह का टेक्निकल कोई पढ़ाई करना चाहेगा, तो मैंने भी हाथ उठाया था। 4-5 लोगों में मैं भी एक था। तो सबसे पूछ लिए, मेरे पास भी उन्होंने पूछा बताइए आप क्या करना चाहते हैं। फिर मैंने बोला उनसे कि सर मैं फाइन आर्ट करना चाहता हूँ। उन्होंने ये सवाल किया था क्या बनना है आप लोगों ने, तो मैंने बोला मुझे सर फाइन आर्टिस्ट बनना है। तो बोले जानते हो, उनकी चूंकि यहाँ लखनऊ में ससुराल थी अच्छा। और शायद यहीं पढ़े उड़े थे वो, तो उन्होंने बताया मतलब उन्होंने कहा कि पूछा कि मतलब फाइन आर्ट में कौन सा आर्ट लोगे। हमने कहा सर हम फाइन आर्ट लेंगे। पता ही नहीं होता था उस टाइम सबको। फाइन आर्ट ही लेंगे। बोले नहीं, इसमें एक सब्जेक्ट और होता है, अप्लाइड आर्ट, कमर्शियल आर्ट। उन्होंने कमर्शियल उस समय बोला था। मैंने कहा मुझे कमर्शियल नहीं लेना है सर, मुझे अप्लाइड आर्ट फाइन आर्ट लेना है। बोले चलो अच्छा, एक बच्चा कम से कम यहाँ से आर्टिस्ट बनने के लिए इसने अलग सोच रखी है। अच्छा, मेन मुद्दा वही था, किताबों से मुक्ति मिले, लेकिन मिली नहीं। सर सबको लगता है, हमें भी ऐसा लगा था कि मिलेगा, लेकिन हमें भी नहीं मिली। और बहुत सारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस पढ़ने पड़ते हैं। नॉर्मल हिस्ट्री के साथ साथ हिस्ट्री ऑफ आर्ट भी पढ़ना पड़ता है हमें, तो मतलब तभी उसको तालमेल बनती है। वही तो उसी उसी वही चक्कर था। फिर हालांकि पढ़ाई तो कम हो गई, ऐसे बहुत सारे विषयों से निजात मिल गया। अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, और आपका इंग्लिश हिंदी, या इंग्लिश तो खैर ठीक था, इंग्लिश हमने बीए में भी लिया था, हमारा ठीक ठाक था। बट ये था कि एक ललक होती है ना कि एक ऐसा संवेदनशील विषय है जिससे अपना आप जो मन के अंदर आपके गुबार है वो निकाल के अपने कैनवास या पेपर या जो भी चीज़ है, मटेरियल आपके सामने है, उस पर आप रख सकते हो। बट पहले मुझे इतना ज्ञान नहीं था। इतना नहीं था कि मुझे ये मालूम हो कि ये बहुत बड़ी चीज़ करने जा रहे हैं हम। हमको तो ये लगता था कि इसको पढ़ने से जॉब वगैरह अच्छा मिल जाएगा। इवन मुझे ये भी, जब मैं यहाँ एडमिशन लेने आया था तो लोगों से और भी लोगों से बात होने लगी थी, तो सबके बारे में पता किया, तो जितने टीचर यहाँ थे काफ़ी टीचर यहीं के पढ़े हुए और यहीं पे टीचर, वो मेरे अंदर जहन में घर कर गया था कि मुझे भी यहीं होना है। और इसीलिए इसी लालच में जो कहिए या इसी प्रतिस्पर्धा में मैंने लखनऊ, चाहे मैं जैसे भी यहाँ लखनऊ में रहा, छोड़ा नहीं लगता, लखनऊ नहीं छोड़ा मैं। ये तो है सोच। और जब अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ लखनऊ में एज ए पार्ट टाइम पढ़ाने की, पार्ट टाइम लेक्चरर की, तब मैं बड़े उससे जाने लगा कि आगे आने वाले समय में हमारा भी कल्याण हो जाएगा निश्चित। एक सपने का एक पड़ाव। हाँ, ये एक पड़ाव था कि ये शुरू हो गया तो ये मतलब हमें लाभदायक सिद्ध हो जाएगा, या हमारी इच्छा या हमारा जो मोटिव है वो पूरा हो जाएगा। सर जैसा आपने बताया ना कि पेरेंट्स को पता नहीं होता और वो कहते क्या ही कर लोगे करके, सर वो उस टाइम ही नहीं, 80s 90s में नहीं, अभी भी पेरेंट्स को नहीं पता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जिनको मजबूरन इंजीनियरिंग और डॉक्टरी करनी पड़ती है, जो फाइन आर्ट्स में आना चाहते हैं बट वो आ नहीं पाते हैं क्योंकि ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में। मैं इस बारे में यही बोलना चाहूँगा, आज के टाइम और हमारा टाइम दोनों को देखेंगे ना तो जमीन आसमान का फर्क है। तो आज सारी दुनिया खुली हुई है आपके लिए, आपके ज्ञान के लिए, आपकी जानकारी के लिए। इंटरनेट, हर हाथ में इंटरनेट है। लगभग जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत तगड़ा रेवोल्यूशन है। सही बात। और कहीं से भी आपको जानकारी मिल जाती है, ठीक है। और आपको कहीं जाने के लिए कुछ सोचना नहीं है। और मुझे तो लगता है कि पेरेंट्स जागरूक हैं आज, पहले के टाइम से ज़्यादा जागरूक हैं। वो तो है। मैं अपने बच्चों को फाइन आर्ट कराना चाहता था, एक भी नहीं हुआ, एडमिशन नहीं लिया, एक का एडमिशन होके नहीं लिया बड़े वाले ने। वो कारण है ना, वो देखता कितना मशक्कत किया इस आदमी ने इतना काम करने के लिए। सबके सामने एक आसान सा मटेरियल आ गया, वो कंप्यूटर जैसा। हाँ वो तो है। उसको लेकर के बच्चों में बड़ा उत्साह था। अभी जो हम लोगों के बेटे उठे हुए बड़े हुए तो उनको बड़ा उत्साह था कि यही सबसे बढ़िया है। फाइन आर्ट क्या है, कुछ नहीं है,
कुछ नहीं, सही बात। ये सब तो जब देखो तब पेंटिंग पैक करते रहते हैं लेबर की तरह, मजदूर की तरह, और दिन भर रात भर जुटे रहते हैं पेंटिंग बनाने में। तो इतना मेहनत कौन करना है जब इसमें कम मेहनत में कमाई हो जाएगी। तो ये सब चीज़ों से बच्चे भागते हैं। सर, बाहर की दुनिया में हम मजदूर ही दिखते हैं। अगर बाहर के लोग हमें देखें तो कभी कोई उसमें बुराई नहीं है, मजदूर ज़्यादा स्वस्थ होता है। बिल्कुल। एक जो बहुत ही ज़्यादा वैसी लग्जरियस लाइफ जी रहा हो ना, उससे बहुत ज़्यादा स्वस्थ होता है मजदूर। तो है। कभी हमसे भी कोई लोग पूछते हैं कि यार तुम्हारा स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहता है, ऐसा ऐसे कैसे स्लिम फिट हो। हमने भाई देखो मैं मजदूर की ज़िंदगी जीता हूँ, खाने में भी मजदूर जैसा हूँ और काम भी हमारे पास मजदूरों जैसा ही रहता है। मजदूर की तरह भी काम करता हूँ, एक आर्टिस्ट की भी तरह काम करता हूँ, बहुत दोनों है हमारा। सर, तो हम ये जानना चाहेंगे कि हमें पता है कि आप वाटर कलर और वॉश पेंटिंग में सिद्धहस्त हैं ना? जी। तो आपने पेंटिंग में वाटर कलर और जैसे बहुत सारे मीडियम्स होते हैं, लेकिन आपने ऐसे वाटर कलर और वॉश पेंटिंग को ही क्यों चुना? जैसे आपका रुझान एक्चुअल जो है ना, कहते हैं ना, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो पता नहीं क्यों हमको थोड़ा सा जब संज्ञान हुए थे तो किसी ने हमको बताया, पिताजी ने बताया या किसने बताया या किसी टीचर ने बताया, अब ध्यान नहीं है। उन्होंने बताया कि ज़िंदगी में एक चीज़ में मास्टर बनना, अच्छा। बाकी थोड़ा मोड़ा और भी चीज़ें हैं, बांसुरी बजाने का मन करे वो बजा लेना, और मन करे तबला बजाने का वो बजा लेना, इलेक्ट्रीशियन की जानकारी रखना वो भी रखो, लेकिन मास्टर एक चीज़ में होना, वही तुम्हें आइडेंटिटी देगा, उसी से तुम आगे बढ़ोगे और वही तुम्हारी पहचान बनेगा। तो ये चीज़ जो है ना, ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ को कितना तरजीह। हम ये नहीं, मैं लिखना चाहूँ बहुत अच्छा लिख सकता हूँ, मेरी हिंदी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। हिंदी में मुझे लिखना हो तो मेरे पास शब्दकोश भी अच्छे हैं, और भोजपुरी के बहुत सारे मुहावरे मुझे आते हैं। हाँ। बहुत सारे, बचपन से लेके हमने अपने जवानी तक जो सारे मुहावरे सुने हैं, वो हमसे सुनने लोग आते थे। ओह! जहाँ भी मैं टीचर रहा हूँ, वहाँ के टीचर लोग सुन के हँसने आते थे। तो मैं बता रहा हूँ कि अगर वो भी मैं करने में बैठता तो वो भी करते रहता, लेकिन नहीं, वो सब चीज़ें एक साथ नहीं चलती हैं। मल्टी टैलेंटेड होना भी कभी-कभी दिक्कत करता है। नहीं, वो तो है, बिल्कुल करेगा। आप सब में परफेक्ट नहीं हो सब सकते। में नहीं हो सकते। अगर परफेक्शन चाहिए तो एक में पहले परफेक्ट हो लो, थोड़ा-थोड़ा बाकी सब चीज़ें जानो। ये नहीं है बहुत और वो बहुत बड़े लोग होते हैं, उनको भगवान ने दिमाग का खजाना दे दिया होता है, जो समान रूप से हर चीज़ में दक्षता रखते हैं। वो बहुत कम लोग होते हैं, वो रेयर परसेंटेज है। उसमें ऐसा ऐसा नहीं है मैं स्कल्पचर करता हूँ, कर सकता हूँ, बढ़िया स्कल्पचर कर सकता हूँ। अच्छे, हमारी एनाटॉमी अच्छी है, जानकारी अच्छी है, और मेरा मशीनिक जानकारी भी अच्छा है, कैसे वो आर्मेचर बांधा जाएगा, कैसे एक स्कल्पचर का। बचपन में क्या, मैं बीएफए में जब पढ़ता था उससे पहले ही हम गांव में हम लोगों ने मिल के एक विद्यार्थी समिति बनाया था। तो पहले साल में तो हमने उसमें सरस्वती जी का एक चित्र बना के उस चित्र का पूजन कराया था। वो चित्र अभी भी रखा गांव में है। अरे वाह! और तब इतना जानकारी नहीं था, ज्ञान नहीं था, फर्स्ट ईयर में शायद पढ़ते थे या बीए में पढ़ते थे, सर बीए में पढ़ते थे। तो उसमें उसके बाद हमने मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया, वहीं पे मूर्ति बनाते थे। माता सरस्वती का सिर्फ एक ही मूर्ति बनाते थे, और अपने गांव में भी आसपास में लोगों में मशहूर भी हो गए कि वो मूर्ति बहुत बढ़िया बनाते हैं। और अपने घर के बरामदे में सामने बनाते थे, तो सब लोग जाते आते देखते रहते, अरे बहुत बढ़िया बनाते हैं। कुछ कुम्हार आके सीख लिए, उनका रोटी रोजी चल रहा है आज। अरे वाह! हाँ, हमारे गांव में वो जाते ही हमारे प्रणाम करता है हमको, वो इतना बढ़िया, बहुत बढ़िया से उसने जो है अभी वो कमर्शियली एकदम से फिट है, वो अच्छे से उनकी रोजी रोटी चल रही है। तो यही बता रहे हैं आपसे कि करने पे आए तो। और एक मैंने पेंटिंग बनाया था, उसका टाइटल था फेसिंग द वाइड। वो ऑयल और स्कल्पचर को, ऑयल पेंटिंग था वो, मिक्स मीडिया, और उसको जो है बेंगलोर में लगाया था। उसका अभी हमारे पास शायद कोई नेगेटिव नहीं होगा या प्रिंट नहीं है। प्रिंट है तो कैटलॉग पे है, पुराना कैटलॉग जो रखा हुआ। उसको मैं बताऊं आपसे कि उसमें स्कल्पचर एक लाइफ साइज लगाया था हमने, फाइबर का बना के।
उसका बैक सिर्फ दिख रहा और उसके ब्लैक में उसका इमेज दिखता है, पीछे ब्लैक है, उसमें उसका इमेज दिखता है। और तो स्कल्पचर बनाने में भी और कुछ टेराकोटा वगैरह भी किया था। बट हमको सच बताएं, हमें जो माध्यम पसंद है, जो रंग पसंद आया, वो हमने उसी समय अपने गुरुजी का दामन थाम लिया, पकड़ लिया वाटर कलर के लिए। उस चक्कर में कुछ हमारे गुरुजन लोग नाराज भी होते थे कि सिर्फ वही करोगे, जीवन भर वही सीखोगे। वही करोगे, सही बात। नहीं, आयल ऑयल भी करते थे, जो जैसे नागर सर थे तो थोड़ा सा उससे गुरेज करते थे वाद से। तो उनके क्लास भर का जितना क्लास वर्क होता था सेशनल साल भर के लिए, उतना मैं बना के जमा कर देता था आयल में। एक्रेलिक उस समय था नहीं, तो आयल में करके जमा कर देते थे। बट मेरा धुन वही रहता था, रात दिन वाटर कलर करना, वाश करना है मुझे इसी को, सर इसी के साथ। जिस टाइम आप अपना ग्रेजुएशन कर रहे थे, उस टाइम कोई वॉश के टीचर थे वहाँ? अरे हमारे परम गुरु श्री BN आर्या जी जो पर्याय हैं वाश पेंटिंग के, अच्छा अच्छा, वो हमारे गुरु रहे हैं। तो उनसे आपने वॉश पेंटिंग की शिक्षा ली? उनसे हमने वाश अच्छा, पेंटिंग की शिक्षा ली। और उनके साथ एक बात बताएं, उस समय जितने टीचर थे, सतीश चंद्रा सर थे, उन्होंने भी वाश पेंटिंग किया था। प्रोफेसर बिस साहब थे, उन्होंने भी वाश पेंटिंग किया था। प्रोफेसर जयकृष्ण अग्रवाल, इन्होंने भी वाश पेंटिंग किया था। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो वाश पेंटिंग नहीं करता हो। उस टाइम नया नया रेवोल्यूशन आया हुआ था वॉश पेंटिंग का थोड़ा। इन लोगों के टाइम हाँ, आया था। अच्छा, उसके बाद तो ये सब धीरे धीरे जो है सबका अलग अलग विषय हो गया। कोई एक ग्राफ प्रिंट मेकिंग करने लगा, कोई लैंडस्केप में महारत, जैसे सतीश साहब थे लैंडस्केप करते थे, बिस साहब भी लैंडस्केप करते थे, और आर्या साहब थे जो वाश को समर्पित थे। अच्छा, और उनका सब में वैसे ही हाथ चलता था, जैसे वाश वो टैलेंटेड। वाटर कलर में करना हो तो भी, और ऑयल कलर में करना हो तो भी इफेक्ट वही निकाल के दे देते थे। अरे वाह, चलिए, थैंक यू सो मच सर। एक आर्टिस्ट का, हर आर्टिस्ट का जी। सपना होता है एग्जीबिशन का, हाँ। सोलो एग्जीबिशन का। तो जब आपका पहला सोलो एग्जीबिशन था, तो उसमें आपको ऐसा डर था कि उत्साह था, या मिक्स वो थे आपके? नहीं, डर तो बिल्कुल नहीं था, हाँ, उत्साह था। उसका कारण था कि मैं 4th ईयर या 5th ईयर का शुरुआत था, 4th ईयर लास्ट था। 5 साल का कोर्स होता था हम लोगों का पढ़ाई के टाइम। और चूंकि पेंटिंग भी हमने प्रचुर मात्रा में कर रखी थी गुरुजी के निर्देशन में अपने, आर्या सर के। और मैंने अप्लाई किया था स्टेट ललित कला एकेडमी में, वो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता था, मतलब वो आर्थिक मदद वन मैन शो करने के लिए। हमारे पास पैसे वैसे कहाँ होते थे, हम लोगों को ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था पढ़ाई के लिए भी और शो वगैरह करने। तो उन्होंने उस समय शायद 750 या 1500 मिलता था एग्जीबिशन के लिए, उसी में सब कुछ करना है। तो मैंने भी करने के लिए उसको जो है तैयारी की। अपने मित्रों ने खूब मदद किया कैटलॉग वगैरह बनाने में, अप्लाइड आर्ट के जितने भी हमारे साथी थे। अपना जो फोटोग्राफर साथी भी एक सुखविंदर सिंह थे, हैं, मतलब अभी भी हैं दिल्ली में या उसी के आसपास कहीं रहते हैं। बहुत अच्छी फोटोग्राफी थी उनकी, है भी अभी भी। तो उसने पूरा फोटोग्राफ वगैरह किए, कैटलॉग बनाने का काम भी सब मित्रों ने ही, तो आपस में सहयोग रहता था लोगों का, कर करा के फिर उसमें 20 साहब से अध्यक्षता कराया था। और जो उस समय के समसामयिक कुलपति थे लखनऊ विश्वविद्यालय के, उन्हीं से उद्घाटन कराया था। अच्छा। और उन्होंने भरे मंच से बोला कि मुझे चूंकि कला और संगीत की कोई जानकारी नहीं है, उसको संस्कृत में बोला उन्होंने, इसलिए मेरा जीवन तो पशु के समान है। और सब लोग जो है बड़ा हतप्रभ हुए। ऐसे कोई ज़्यादा बोलता नहीं है, सभी बड़े बहादुर बन जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने दिल की सच्चाई बताई स्टेज पे। और फिर जो है उसके बाद आगे उन्होंने ये भी बताया कि हमें कुछ बड़े लोगों का कुछ बड़ी बात होती है, ज़्यादा जिसके पास ज्ञान होता है ना, वो ऐसे ही लोग बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि अभी मैं राजेंद्र प्रसाद के चित्र देख के
चित्र देखने की शैली या सलीका सीखूंगा, ऐसा उन्होंने बोला। और वो प्रदर्शनी हमारे लिए वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण था और बहुत ही एक्साइटमेंट भी था उसको लेकर, बहुत ज़्यादा उत्साहित था मैं। उस समय कोई ऐसा लखनऊ में मैगजीन, कोई ऐसा न्यूज़पेपर मेरे पास रखा हुआ पूरी फाइल भरी हुई है जिसमें हमारा पूरा का पूरा लाइफ का ब्यौरा चित्रों के साथ न निकला हो। अरे खूब बड़े बड़े डेली, और वैसे ही अभी भी कुछ हुआ। ये इसमें भी गैलरी में जो है, कोकोरो आर्ट गैलरी में जो शो चल रही है, ये भूपेंद्र जी ने खूब निकलवाया है, पेपर में खूब आया है, पेपर में भी आया, दूरदर्शन पे भी हुआ, और भी कोई टीवी वीवी में आया होगा, मुझे पता नहीं है, यही जानते होंगे। मैं तो चूँकि अब मुझे कोई हमारा कैरियर बाकी नहीं रह गया कि मुझे बनाना है तो मैं ये सब चीज़ें कलेक्ट करूं। जब ज़रूरत थी तब करते थे। तब करते थे। वो सारा फाइल चूँकि मैंने बनाया उस टाइम में, पढ़ते समय, पढ़ाई का ही टाइम था, स्ट्रगल का टाइम था, इसलिए उसको मैंने मेंटेन किया, बनाया। एक बार बताएं आपसे, हमारा वन मैन शो चल रहा था जहांगीर आर्ट गैलरी में, गैलरी नंबर 2 में था, और थोड़ा हतोत्साहित भी था। यही वास पेंटिंग है, इसको पैक करके ले जाना बड़ा मुश्किल होता है, संभाल के ले जाना बड़ा मुश्किल होता है, कठिन होता है। और उस समय पैसे इतने नहीं थे कि हम कोरियर से भेज पाते। सबको अपने साथ गाड़ी में भर के ले गया, ट्रेन में, उसमें क्या बोलते हैं जो उसका, ट्रेन में एक बोगी लगती है जो सामान ढोने के लिए होती है, ब्रेक वन में, तो उसमें भर के ले गया था। वहाँ उतरने के बाद वो सब कुली उली बहुत परेशान करते हैं, और टीटी भी परेशान करते हैं। उतरने के बाद पैसा ऐसा मांगते हैं सब, तो डांट डूट के या हाथ जोड़ के भगाना पड़ता है कि भाई मैं गरीब आदमी, मेरे पास नहीं है। सच्चाई ये थी कि इतना नहीं होता है कि उनको दें, फिर भी कुछ ना कुछ तो वो ले लेते थे। फिर वहाँ से जब शो हमारा 2 दिन बाकी रह गया, तो एक बंदा आया, तो उसने बोला लास्ट डे आप हमको फोटोग्राफ दे दीजिए, और वो क्या नाम है, हमें आपके ऊपर लिखना है। और फोटोग्राफ भी खूब ले जाते थे लोग, मुंबई में बहुत मांगते हैं सब फोटोग्राफ, और लिखते उखते बहुत कम लोग हैं। हालांकि निकला था वहाँ भी, लेकिन उतना जितना लखनऊ वगैरह में लिख देते थे लोग, या दिल्ली में भी कभी कभी बहुत अच्छा कवरेज मिल जाता है, लेकिन वहाँ मुंबई में कम ही ऐसा होता था। मुंबई में तो लोग पैसा दे के, हमारे कोई बहुत बड़े बड़े लोग भी पैसा दे के, कि शिक्षक लोग भी निकलवाते थे। तो मैंने उससे कहा भैया ऐसा करो, अब मेरा मत लिखो तुम, वो जो गैलरी में आज ओपनिंग हो रही है, क्योंकि मेरा लिखने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं तो कल चला जाऊंगा, आज मेरा पैकिंग है, कल मैं चला जाऊंगा। तो आज तुम मेरा लिखोगे, एक तो कल आएगा, परसों आएगा, उसके बाद आदमी ढूंढेगा तो मुझे पाएगा कहाँ, या मेरा क्या लाभ होगा उससे। वो जो अगला एग्जीबिशन होने जा रहा है उसके बारे में लिख दो, उसका फायदा हो जाएगा। सही बात है। क्या लगा, नहीं आप फोटो दे दीजिए, आपका हमको पेंटिंग अच्छी लगी। तो हमने कहा पहले दिन क्यों नहीं आया, फिर हमारी झड़प हुई उससे। हमने कहा जाके लिखना उसका लिखो, हम नहीं फोटो देंगे, तुमको लेना फोटो तो ले लो। होता क्या है, वो अब आज तुम लिखोगे हमारे किस काम का। सही बात है। हमारा लास्ट डे है, तो उस दिन तो इस तरह से प्रदर्शनियाँ कई भी बहुत अच्छी अच्छी भी हुई। ये जो यहाँ की प्रदर्शनी थी, लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में पढ़ते समय हुई थी, वो तो मेरे मतलब, एक होता है ना कि आप जो सोच रहे थे कि हम भी एक इतिहास रचेंगे, लोग हमारे बारे में जानेंगे, चर्चा करेंगे, तो वो सब चीज़ें पहले माइंड में नहीं होता है। लेकिन एक बार जब शहर आए, आर्ट्स कॉलेज में पढ़ने लगे, तो ऐसे लगा कलाकार तो कभी भी किसी भी बड़े व्यक्ति के साथ, विद्वान के साथ, और किसी भी मैगजीन में, कहीं भी टीवी में कभी भी आ सकता है। बस उसके काम में दम होना चाहिए, मेहनत उसकी अच्छी होनी चाहिए, दिखना चाहिए काम, ऐसी अवस्था में ज़रूर आ जाएगा। और खाली प्रोपोगंडा करके नहीं आता आदमी, कि मतलब हम सोचें कि बस हमने डिग्री ले लिया। डिग्री लेने वाले खाली वैसे लोग जो होते हैं ना, नौकरी जल्दी पाते हैं, बट वो आर्ट नहीं करते हैं, वो आर्टिस्ट कम ही लोग बन पाते हैं। तो इस तरह से हमारा पहला प्रदर्शनी यहाँ हुआ था।
ऐसे ही एक प्रदर्शनी हुई थी बेंगलोर में, तो यहाँ हमने घर के लिए प्लाट खरीद लिया था, बनाने के लिए पैसा नहीं था। फिर बेंगलोर में प्रदर्शनी थी तो थोड़ा बहुत पैसा बचा के गए वहाँ। मेरा था, शिवालक का था, दोनों लोग थे, हमारे बैचमेट रहे हैं, तो उनको हम लोग दोनों आपस में शेयर कर लेते थे, जमीन और दीवार। तो उनका स्कल्पचर लग जाता था, मेरा पेंटिंग लग जाता था। अरे वाह, जमीन और हाँ, जमीन और दीवार। तो वो हम लोग जो है ना संगत उसका वो देते थे, मतलब दोनों लोगों का संगत, जैसे ना तो तबला और हारमोनियम का हारमोनियम संगत, का। ऐसे ही हमारा उसका संगत चलता था, बहुत दिन तक चला था। तो हम दोनों लोग वहाँ गए थे शो करने। वहाँ एक मतलब वहाँ के जो फाउंडर मेंबर थे श्री नंजुंडा राव जी, हमारा कोई जान पहचान नहीं था। पता नहीं क्या उस बंदे को नजर आया हमारी कलाकृतियों में। वो बंदे ने हमारे पास कमेंट बुक है, उसमें लिखा ऐसा प्रदर्शनी हमने अपने ये कार्यकाल में कभी देखा नहीं, अरे वाह, ऐसा लिखा। और वो आदमी, इंसान बहुत अच्छे, उन्होंने बुला बुला के लोगों को हमारी पेंटिंगें बिकवाई। और उस समय वहाँ फिर जो सेल वेल हुई, वो आया, मैं घर पे यहाँ आया, मतलब लखनऊ लौट के आया, खुश भी था बहुत। फिर वो हमारा लखनऊ में घर बनाने का सपना उस वहाँ के एक प्रदर्शनी ने साकार कर दिया। सरकार करती है। अरे तो ऐसे भी चमत्कार हुए हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसे ही जहांगीर में भी एक बार हुआ था। मतलब 2 बार हम फ्लॉप हुए थे वहाँ पे जहांगीर में, 1 मैन शो लेके गए थे 2 बार, लेकिन तीसरी बार ग्रुप शो लेके गए थे, उस बार अच्छी। तो इस तरह से देखिए, कभी ये नहीं सोचना चाहिए हम जा रहे हैं तो हमने ऐसा, अच्छा वो लक्ष्य भी नहीं बनाना चाहिए कि मैं जा रहा हूँ सेल करने। जहां आप सोचते हैं कि मुझे कुछ नहीं मिलना है यहाँ, वहाँ आपको बहुत कुछ मिल बहुत जाता है। कुछ मिल जाता और जब आप सोच के जाते हैं कि मैंने तो पूरा मुंबई लूट लेना है और लखनऊ लूट लेना है, तो पता चला आपके हाथ कुछ नहीं लगता है। तो इसलिए हमेशा मेरा यही लक्ष्य रहा कि अपने काम को देख के हमेशा आप ये सोचो कुछ कमी तो नहीं रह गई है। सही बात है। कभी ये मत सोचो कि मैं तो अब परफेक्ट हूँ, मुझे तो कुछ ढूंढना नहीं है, कुछ करना नहीं है, मुझे बहुत लोग जानते हैं और मेरा काम बहुत अच्छा, ऐसे कुछ नहीं होता। काम जब लोग आपका पसंद करें, लोग आपको तरजीह दें, लोग आपको खोजें, ढूंढें, आपके काम को समझें, तो चर्चा हो आपके पीछे। सामने तो बहुत लोग बोलते हैं अरे सर आपने बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया काम किया, सही बात। लेकिन जो आपको पीठ पीछे जब कोई लोग बताएं कि नहीं फलाने आदमी बहुत अच्छा काम करता है, उसका पेंटिंग कहीं देखते हैं तो समझ में आ जाता है कि उसी का, उन्हीं का पेंटिंग है, ये आपके जीवन की कमाई होती है। एक पहचान बना। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सोफिस्टिकेटेड और बहुत हाई फाई लाइफ जिएं और बहुत आपके पास पैसा हो, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। आज के टाइम में लोग पैसे को महत्व दे रहे हैं, लेकिन देखिए ये प्रकृति है। कभी ये जो लोग कॉलर पहने हैं वो इतना लंबा हुआ था, जिहुआ कॉलर था, फिर लंबा लंबा कॉलर हुआ, फिर छोटा कॉलर आया, फिर छोटा आया, फिर एक बार बैगी शर्ट और कपड़ा स्वेटर चलता था, फिर एक बार फिर वही फिटिंग वाला आ गया। तो ये पलट पलट की चीज़ें आती रहेंगी। आज जो मतलब थोड़ा ऐसे ही लोगों को पसंद है कि बहुत फेंका हुआ रंग और ऐसे थ्रो आर्ट और इस तरह का जो रंगों को फेंक दो और ये सब कर दो, ऐसे ही आर्ट है, कल को वो चीज़ें नष्ट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, उसको लोग मौका ही नहीं देंगे, फेंक देंगे, जला देंगे। संजोई वही जाएंगी जिसको देखकर हमेशा लोग आनंद लेते रहे। जैसे आप पुराने गीत आज भी सुनते हैं तो लगता है कि क्या कालजयी गीत हैं, हमारे लाइफ पे एकदम एकदम सही है। कभी आप बहुत गम में हो तो गमगीन गाने पुराने सुन लीजिए, बहुत सुंदर लगता है, आपको लगेगा कि ये मेरे लिए ही गाया गया है या मैं ही गा रहा हूँ। और कभी आप खुशी हैं तो वो खुशी वाले खुश मिजाज गाने गा लीजिए। आज देखिए, आज गाना आता है, कल परसों चला जाता है, ख़त्म हो जाता है। वैसे ही कलाएं भी हैं, ये हमारे चित्रकला भी है, मूर्ति भी है। कब तक आपका इंटरेस्ट रहेगा कि हम खाली दीवार पे ऐसे ही खाली इसको पेंटिंग मान लें? क्यों नहीं हम सोच सकते हैं कि ये पेंटिंग है, उसमें भी देखिए लाइट पड़ रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल टेक्सचर texture दिख रहा है, दिख तो रहा है। पेंटिंग मान लीजिए उसको, वो भी पेंटिंग है। क्या जरूरत है पेंटिंग टांगने की? वो तो है। इसी ये सब चीजें ना
हमारे भारतीय कलाओं को या कला जगत को डिग्रेशन देती हैं, गिरावट देती हैं। इसमें गिरावट बहुत तगड़ी आती है। बिल्कुल वही सर मेरे आपका जो जवाब है जो भी इतना डीप है कि मेरे आगे के क्वेश्चंस जो है ना वो कवर हो जा रहे हैं। वो इस तरह से कोई चीज शुरू होता है ना तो उसी में फ्लो बन हाँ, जाता है। फ्लो बन आप जाता जैसा है, तो उसी में सोचते हैं सही बात है। पेंटिंग के साथ भी सर ऐसा होता है आपके साथ कि आप सोच के कुछ और स्टार्ट करते हैं और बन जी और जी जाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। जो चित्र हम फ्लो के बनाते साथ हैं, रह जाते हैं। जो चित्र बनाते हैं, बनते बनते कुछ बदल सकता है, बदल सकता बट जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है ना, सर वो पूरी तरह से पहले ही उसकी भूमिका तैयार हो जाती है। अब चूंकि अनुभव, एक्सपर्टीज, थोड़ा कहते हैं ना प्रैक्टिस ज़्यादा कर लिया, तो अगर बहुत प्रैक्टिस्ड डॉक्टर है तो उससे भी ऑपरेशन गलत नहीं होता है। लेकिन कभी किंचित कभी किसी समय ऐसे भी हो जाता है कि मूड नहीं है आदमी का, मेरा काम करने का मन नहीं है, या हमें थोप दिया गया। कहीं कहीं ऐसा होता है, कहीं कहीं पे कैंप में जाओ तो आपको थीम दे दिया गया। आज़ाद छोड़ो कलाकार को, अच्छा काम लेना है तो अच्छा काम लेना है। थीम दोगे तो उस थीम में बंध के वो निश्चित रूप से छटपटाएगा, और जो भी है वो क्या कहेंगे, समयाभाव या आपके दबाव में जो भी है अच्छा बुरा बना देगा, अपना चलाएगा। और लेकिन फिर अगर आप आपको उसको आज़ादी दे देते तो अपने थीम के हिसाब से अपना जो उसकी जो है। हाँ कॉन्सेप्ट है, जो भी उसने जो अपना मेहनत किया इतने दिन से, अपनी जो उसकी साधना है, उसमें से जो निकाल के लाएगा वो आपके लिए सोने जैसा हो। वही जो आजकल कमर्शलाइजेशन होने लगा है, हाँ, आर्टिस्ट को हम ऐसे बताने लगे हैं कि मुझे ऐसा ही पेंटिंग चाहिए। नहीं वो ऐसा ही मेनली है ना, अभी तो सबसे ज्यादा गैलरियां ये सब काम कर रही हैं कि इस तरह का काम ट्रेंड में है। ट्रेंड में है, दीजिए वैसा काम। तो वो ट्रेंड में सब आर्टिस्ट, हमको क्या जरूरत है उस ट्रेंड में जाने का। हमने हमारा बहुत वो जीवन में बहुत कुछ जो हमको करना था, जो हम चाहते थे। मैं तो जानता भी नहीं था कि मैं साइकिल से स्कूटर पे, स्कूटर से मोटरसाइकिल पे, मोटरसाइकिल से कार पे चलूंगा। मैं तो ये कभी नहीं जानता था। मुझे ना तो ऐसे कोई चाहत थी, लेकिन चूंकि सुविधाएं होती गई, अपने मेहनत से इकट्ठे करते गए, सब चीज़ें होती गई, कर लिया हमने भी, अच्छा लगता है अभी। लेकिन हाँ, हमको उसको भी देख के एक संवेदना होती है कि वो जो व्यक्ति लखनऊ आर्ट्स कॉलेज या किसी आर्ट्स कॉलेज से पढ़ाई पूरी किया, मास्टर किया, और नौकरी के जद्दोजहद में परेशान है, जॉब के लिए परेशान है, और उसको रोटी ढंग से नहीं मिल रहा, तो उसके लिए हमें भी तकलीफ होती है। और हम भी ये चाहते हैं कि लोगों को के लिए जॉब खुले, अच्छे से सब लोग अपना जीवन यापन करें और कला कर्म करें। बट हमने एक चीज़ और भी देखा, जिसको मिला, हमारे बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जिनको कभी कभी फ़ोन वोन करते हैं तो गुस्से में भी बोल देते हैं, अरे यार तू नौकरी करके क्या किया। मतलब ये नहीं दे हमारा सोच ये होता है कि आपने पढ़ाई किया, कहीं ना कहीं पीछे जरूर ये रहता है कि हमें रोटी भी चाहिए, हमें घर भी चाहिए, वो तो बेसिक हमारा परिवार भी चाहिए। वो सबको, सबके अंदर ये चीज़ होता है कि हमें भी रोटी चाहिए। तो उसके लिए आपको नौकरी मिल गई, फिर उसके लिए आपने प्रयास किया, नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के बाद अब आपको क्या सोचना है वहाँ, कि आप सेटल हो गए, ठीक है, शादी वादी निपटा लो। उसके बाद जो आपका धर्म है, जिसके लिए आपने लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में एक सीट लिया, जिसकी वजह से आपको ये मतलब किसी भी मैंने लखनऊ आर्ट्स कॉलेज का नाम लिया, कोई भी आर्ट्स कॉलेज, कोई भी संस्थान में आपने एक सीट लिया, अब वो खाली पेट तक मत रखो यार, दिमाग भी रख। तुम्हें प्रस्तुतिकरण करने के लिए कुछ सोचा होगा पहले तुमने कि मैं भी कुछ आर्टिस्ट बनूंगा, या तो ठीक है अब तुमको रोजी रोटी मिल गई, उसमें सेटल हो गए हो। रोज आपको ये नहीं देखना कि हमको मकान का किराया देना, उसके लिए सोचना नहीं है। तो अब आप थोड़ा पैसा बचा के कला कर्म भी करो। पैशन पे अपना हाँ, समय अपने हिसाब समय बचा के, पैसा बचा के कला कर्म भी करो, क्योंकि समाज के प्रति भी तुम्हारा उत्तरदायित्व तो है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि समाज में आके आप सोच रहे हो कि हमने बस अपना घर बना लिया, पत्नी
है, बच्चा है, सबको पढ़ा लिखा दिया, सब जॉब में आ गए, सब सेटल हो गए, हमारा काम खत्म। खत्म हो गया। तो फिर आप बुद्धिजीवी क्यों बोलते हो अपने आप को? ऐसे क्यों बोलोगे कि मैं कलाकार हूँ? फिर कलाकार बोलना बंद कर दो, अध्यापक भी बोलना बंद कर दो, कला अध्यापक भी बोलना बंद कर दो। बस एक कहो मास्टर हूँ, टीचर हूँ, बस ऐसे ही बोलो। कला अध्यापक का हाँ, अस्तित्व फिर मिट जाता है तो वहाँ। ये चीज़ें होनी चाहिए। सर, हम जानना चाहते हैं कि आपको अवार्ड्स बहुत सारे मिले हैं, जैसा कि हमने पढ़ा। अरे नहीं, बहुत ज़्यादा अवार्ड तो हमको कभी भी मतलब ये नहीं समझ में आता। अवार्ड जो वहाँ स्टेज पे मिलता है वो मैं उसको अवार्ड नहीं मानता हूँ। मैं अवार्ड मानता हूँ जब कोई चित्र हो हमारा, उसको कोई पा जाए, उसके किसी के हाथ में आए, वो लेके डांस करने लगे, खुश हो जाए। आनंदमय हो जाए, तब मुझे लगता है ये अवार्ड है असली वाला। अरे। ऐसे बहुत बार ऐसे हुए। एक वही जो इन्होंने नाम बताया था चंद्रा जी का, चंद्रा जी थे, मैं रिफ्रेशर प्रोग्राम कर रहा था। वो होता है उसमें यूनिवर्सिटी में लेक्चर के बाद प्रमोट होने के लिए रिफ्रेशर और ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें पेंटिंग बनाया जाता है। तो कोई एक चित्र बनाया था हमने, वास में ही था, तो उसमें पूरा प्रैक्टिकल था, उसमें थ्योरी कम था। वो उनको हमने जब फ्रेम व्रेम करा के वहाँ पे दिया तो वो लेके डांस करने लग गए बजा। अरे वाह। इतने प्रसन्न हुए वो। ऐसे ही एक सरस्वती जी थी, एक चित्र सरस्वती बनाया था हमने, जो वो इस समय गूगल पे ढूंढेंगे मिल जाएगा, किसी धनपति के पास है। अच्छा। वो बहुत बड़ा सा जगह है उसके पास, उसमें उसने उसको बहुत बढ़िया डिस्प्ले किया। हमारी तो औकात नहीं है उसी डिस्प्ले करने के लिए। पेंटिंग भी बड़ी थी और मुंबई में खरीदा तो किसी ब्रोकर ने था, उसने जिसको बेचा होगा उसकी बात बता रहे हैं, तो उसको बहुत अच्छे से लगा रखा और उसमें कहीं उसका नाम पता नहीं है, इसलिए हम भी जिसको भेज दिया वो उसके भेज पीछे दिया। थोड़ा। तो बच्चों ने बताया हमको कि सर आपकी तो यहाँ सरस्वती जी तैर रही हैं उसमें गूगल पे। अरे। तो हमने कहा अच्छा। फिर लेकिन देखा तो बहुत अच्छा लगा कि सच में ये सही जगह पहुंच गई हैं। अचीवमेंट। तो उस पेंटिंग को देख के कोई एक फैमिली आई थी, उसमें एक बच्ची थी, 12-14 साल की रही होगी, देख के उछलने लगे, क्या बनायला है रे। ऐसे अपना वो हिंदी लैंग्वेज नहीं होता, बम्बैया हिंदी, अरे ये तो लग रहा बात कर रही हैं। अरे वाह। तो वो सब, यही सब चीजें अवार्ड है सही बात। वास्तव में। वो अवार्ड नहीं हो तो पता नहीं किस किस चीज़ों से प्रेरित होती हैं वो अवार्ड। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको, हमको सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी, मुझे एक अवार्ड मिला था उस समय, उसको अवार्ड ही बोलते थे, गढ़ी स्कॉलरशिप, गढ़ी रिसर्च ग्रांट। ओह। वो साल भर काम करने के लिए मिलती थी। वैसे तो अवार्ड जो आप खड़े हुए स्टेज पे जाके ले लिए, वो कहीं स्टेज पे नहीं मिलता है। लेकिन उस समय मैं ये शायद 1986 नहीं 88 की बात है, वो उसकी मुझे बहुत ज़रूरत भी थी। 87 की बात है, बहुत ज़रूरत थी उसकी काम करने के लिए। और मैं सेंटर में कार्यरत भी था, जाता था वहाँ काम वाम करता था। तो मैं था लास्ट डिजिट, मतलब मैं आखिरी और पहला, एक वेटिंग में था। तो वेटिंग में से उसमें आना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन उसी समय यहाँ पे जो ललित कला केंद्र में उपाध्यक्ष आए थे और हमारे गुरु थे, एक गुरु जी थे एस जी श्रीखंडे साहब, शायद आप लोगों ने अप्लाइड के टीचर थे, वो स्कल्पटर थे, वो मेंबर थे ललित कला अकादमी के। उस समय वहीं बैठे थे, हम भी थे वहीं पे। वो थोड़ा कम, बहुत धीमे बोलते थे और कम सुनते थे, श्रीखंडे सर। तो आनंद देव उनका नाम था, जो आए थे दिल्ली से, वाइस चेयरमैन थे। तो श्रीखंडे जी को पता हो गया था, हमको भी मालूम हो गया था कि मेरा ही एक खाली वेटिंग में रह गया है, बाकी सबको जो है जिनको फाइनल लिस्ट है, एक अकेला मैं वेटिंग में था। तो श्रीखंडे साहब वहीं स्कल्पचर डिपार्टमेंट में बैठे हुए, ये इसमें स्कल्पचर स्टूडियो में बैठे हुए थे, इसमें वर्कशॉप में, रीजनल सेंटर में। श्रीखंडे साहब ऐसे जाके उनके कान में बोलते हैं,
अरे इसका एक ही है, पहला इसका वेटिंग है, हाँ। इसको दे दो, बच्चा काम करेगा, बहुत काम करता, मेहनत करता। तो उन्होंने हमको देखा, सोचा समझा, आनंद देव ने जी ने हमको देखा, अच्छे से जानते थे, नाम हम जानते थे, फिर सोचे समझे और फिर बोले ठीक है जाओ, कर दिया। अरे वाह। वहाँ जाके चिट्ठी भिजवा दिया और मुझे बहुत खुशी हुआ। उसमें लिखा हुआ था योर यू आर अवार्डेड एज ए स्कॉलर फॉर द मीडियम वाटर कलर वाश। वाह। मुझे बहुत अच्छा लगा। उससे बढ़िया अवार्ड क्या चाहिए, साल भर काम करने के लिए 10,000 रुपया, तो 87 में कम थोड़ा था। सर फिर तो ये सब चीज़ें जो है बड़ा, ये सब अवार्ड जो है माने रखती हैं। वैसे और भी कुछ पुरस्कार हैं, स्टेट अवार्ड मिला था यहाँ लखनऊ में। किसी बच्चे को आपके बारे में पढ़ना हो तो हाँ जी, सर कुछ अवार्ड्स आपके जो हाँ, कि बहुत वो ये स्टेट अवार्ड मिला था पहली बार, और उसके बाद जो है ये स्टेट अवार्ड स्टेट ललित कला एकेडमी लखनऊ का, और ये आपका ऑल इंडिया अवार्ड भी, और भी कुछ कुछ हैं, पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहे हैं, कुछ और भी अवार्ड हैं जो मिले हैं, और लाइफ टाइम अचीवमेंट भी कोई संस्था ने दिया। ऐसे ही हैं, कई एक अवार्ड हैं। अच्छा तो, सर। और मैंने बताया ना कि अवार्ड ज़्यादा मायने नहीं रखता है जीवन में। 2 ऑल इंडिया अवार्ड थे, एक गांधी जी को के जन्म शती पे बना हुआ था, वो भी कम समय मिला था बनाने के लिए पेंटिंग, लेकिन वो ऑयल में था, ऑयल में पेंट करके दिया था हमने, अच्छा था। नाथुराम गोडसे को, कोई किसी का वहाँ फेस नहीं है, अच्छा, किसी का फेस नहीं है, कंटेंट पर भी नहीं हो। बस उसका बॉडी और पैर देख के गांधी जी को आपको जो शरीर और उनका पहनावा, जैसे है ना एक भगवान कृष्ण का संकेत है, वो क्या नाम है, मयूर पंख, तो वैसे ही उसमें भी हमने, हाँ, सांकेतिक रूप से मैंने उनका बॉडी का इतना बढ़िया स्टडी करके उसमें पेंट किया। फिर वो कुछ कबूतर उड़ते हुए जब गोली मारते हैं तो नाथुराम गोडसे को भी, मतलब मैंने कुछ उनको वैसा नहीं बनाया, उनका चेहरा और रूप मोहरा कुछ नहीं बनाया, कि बॉडी स्ट्रक्चर है। मैंने कुछ समय ना आतंकवाद पे पेंटिंग की थी, उस समय उसी पे चला था, जब आतंकवाद अपने देश में बड़ा जोर, तो इसी पे मेरा क्रिएटिव वर्क शुरू ही हुआ था, आतंकवाद से ही। और वो भी कब शुरू हुआ था कि हम लोग पढ़ाई कर रहे थे आर्ट्स कॉलेज में, एक साल और 86 में उसमें टेक्सटाइल डिजाइन प्रिंट मेकिंग ऐसे एक विषय था, एक साल के लिए एडमिशन मिलता था, 30 रुपया उसमें स्कॉलरशिप मिलता था पर मंथ। उसमें फिर एडमिशन मिला था, तो वहीं पे आर्ट्स कॉलेज में सबसे ज़रूरी चीज़ ये होता था कि स्ट्रगल करने के लिए 5 ईयर करने के बाद 1 साल और हॉस्टल में रहने के लिए मिलता था। ये सबसे अहम मुद्दा था वहाँ उस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। बाकी उसमें कोई और जानकारी नहीं होती थी, 30 रुपया स्कॉलरशिप मिलता था प्लस हॉस्टल में रहने के लिए। अच्छा। हाँ, तो उसके लिए हमने एडमिशन लिया था। उसी समय किसी के शिक्षक के विरुद्ध वो एजिटेशन चल रहा था, नाम नहीं लूँगा, उस टाइम तो हम लोग वहीं धरने पर अपना भूख हड़ताल वगैरह चलता था, तो उसी धरने से ही शुरू हुआ था हमारे इस कंटेम्प्रेरी आर्ट का जो शुरुआत हुआ था। पहला पेंटिंग जो हमने बनाया था वहीं उसी धरने से बनाया था, और वो पेंटिंग श्रीधरानी त्रिवेणी आर्ट गैलरी से, वो छोटी त्रिवेणी आर्ट गैलरी है, उसी में से एक दिल्ली के ही ग्राहक थे, बहुत हम्बली, बहुत रिक्वेस्टली, मेरे ख्याल से कितने में 9,000 में खरीद के ले गए थे उस टाइम में। तो बहुत पहले की बात है, वो पेंटिंग वहीं से बिकी थी। उसका शायद नेगेटिव तो होगा अभी, उसको मैंने जीवन में डॉक्यूमेंटेशन मेरा बड़ा कमजोर था सर। नहीं मेरे चित्र तो मैंने बहुत बनाए, बहुत सेल किए गए आए, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन मेरा हमेशा ढंग से नहीं रहा, तो उससे मैं थोड़ा सा, बहुत लोग होते हैं कि आज क्या हुआ हमारे साथ, पता है, ये हमारा बायोडाटा देखेंगे आप तो 2015 से अपडेट ही नहीं है। हाँ, मैंने देखा, हमने कभी ऐड ही नहीं किया है, जबकि उसके बाद हमने कम से कम 10 तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम किए। वो तो है सर। जब होता है कि आप अध्यात्म की तरफ पहुंच जाते हैं तो बहुत ज्यादा
सब चीज़ों पे ध्यान वो भी है ना, एक बार देखिए हमने जो अचीव करना था कर लिया, कर लिया। और अभी हमको क्या करना है इतना लंबा लिख के अपना बायोडाटा। जिसको काम समझ में आएगा आएगा, घर से ले जाएगा। अभी इनकी क्या नाम है, भूपेंद्र जी की मैडम जो वंदना सहगल जी हैं, अब उनको पता नहीं, पहले से भी जानती हैं हमको, और पहले भी एक एग्जीबिशन कर चुकी थी। उनको समझ में आया कि मेरा वन मैन शो करना चाहिए। वो बेचारी आई घर से, पूरा उन्होंने सारे पेंटिंग वेंटिंग को देखा, सेलेक्ट किया और ले गई, लगाई। जो भी फ्रेम वगैरह गड़बड़ थे सब ठीक किया ठीक कराया। और लगाया उन्होंने। खैर ये उनको गैलरी भी, उन्होंने भी गैलरी बनाया है, अच्छा गैलरी है। तो वहाँ भी विजिट करिएगा आप लोग, समय रहे तो। बिल्कुल बिल्कुल सर, कब तक है? अब आज तो मुश्किल यही है कि आज आप खुला ही नहीं है वो, और ये है 18 तारीख तक है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो दिवाली वाली में कोई आए हैं तो वहाँ सारी पेंटिंगें भी लगी हैं। तो ऐसे ही यही है जीवन का फलसफा। लाइफ जर्नी आपकी पेंटिंग का देख के पता चलता है कि कोई भी आर्टिस्ट को अगर ट्रूली पढ़ना है जी। तो उनके जीवन परन जो भी उन्होंने काम किया है उसको आप देख लीजिए, किस टाइम वो किस सोच में थे, वो आपको उनके काम में दिख जाता है। जैसे आपका कुछ पॉलिटिकल जी, काम सही था, सही सही। अब आध्यात्मिक काम आपका ज्यादा हो रहा है, तो ये है। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा। हम जैसे अभी हम बैठे 21वीं मतलब सदी में, अभी 2025 में बैठे हैं हम। अभी मुझे लग रहा है कि मैं एकदम 90s में चली गई हूँ। हाँ हाँ, समय एक्चुअल में हाँ फील होता है। हाँ ऐसे चित्रों के साथ भी फील होता हाँ है। बिल्कुल। और कभी भी ना कोई आप चित्र बनाते हो ना, तो वास्तव में उसमें एक कलाकार अगर तन्मयता से कर रहा है तो वो डूबता है पूरा उसमें। ऐसा नहीं है कि वो अगर वास्तव में रचना कर रहा है तो, अगर वो रोटी के लिए कर रहा है, और अगर वो पैसा कमाने के लिए मार्केट का कर रहा है। देखिए मार्केट में जैसे हमने पोर्ट्रेट कोई ऑर्डर लिया और हमें पोर्ट्रेट बनाना है, तो मुझे पता है कि वो हमारे लिए पोर्ट्रेट का 25,000, 30,000, 40,000 देगा। तो उसके साथ हमारा कोई सेंटीमेंट नहीं होता है। हमारा सेंटीमेंट उसके साथ इतना ही होता है कि मैंने उसका करेक्टर मिला के फोटोग्राफ के हिसाब से उस व्यक्ति का व्यक्ति चित्र बना के उसको दे के अपना पैसा ले लें, दैट्स इट। लेकिन जो चित्र हम सोच समझ कर बनाते हैं, जो चित्र हम अपने मन से, मन को शांत करने के लिए, या और लोगों को भी खुशी देने के लिए, खुद को भी खुशी देने के लिए जो चित्र बनाते हैं, वो चित्र में निश्चित रूप से हम डूबते हैं। कलाकार डूबता है, बिल्कुल। जो बनाने वाला है वो भी, और जो देखने वाला है वो भी। अभी क्या है, ढंग के दर्शक भी नहीं रहे। प्रदर्शनी में आएंगे, आपने 2 घंटे में चित्र बनाया तो भी, 2 महीने में बनाया तो भी, 2 साल में भी बनाया तो भी, वो उतना ही टाइम देना है उन्हें। सही बात। उन्हें चित्र की डेप्थ्स और गहराइयों से कोई मतलब नहीं, क्या बनाया आपने। हाँ, लेकिन समझदार जो दर्शक होते हैं वो वास्तव में देखते हैं। आर्ट प्रोटेक्ट। इसीलिए एक कहावत है, नासमझ सैकड़ों दर्शक से अच्छा है 2 समझदार दर्शक आ जाए प्रदर्शनी में। ये वास्तविकता है। क्या करेंगे बटोर के इसको, क्या नाम है कि अब हम लोग एक बार हमारा बजाज में शो था, एक ग्रुप शो था। उसमें क्या हुआ कि मुंबई में, तो दिन के दोपहर में जो लंच करने के बाद आदमी आता था, लंच करने बाहर निकलते थे लोग, अब वही घूमते घूमते चले जाते। वो लंच कर लेते थे पार्क में बैठ कर। उसके बाद जो है वो एसी हवा खाने के लिए सब अंदर आ जाते गैलरी में। लगता था ये सब पेंटिंग देखने आए हैं। अच्छा, मुंबई में चूंकि लगभग हर आदमी कपड़ा वपड़ा अच्छे से पहन के निकलता, तो लगता था कि भाई हो सकता है बायर हो। बट उसमें बजाज आर्ट गैलरी में विकी किसी की एक नहीं थी, शिव बालक भाई की एक स्कल्पचर निकल गई थी। तो हमने कहा चलो भाई ठीक है। और उसमें एक बड़े अच्छे व्यक्ति से परिचय भी हुआ था, अजीम जी प्रेम जी। वो बहुत धनाढ्य आदमी हैं, लेकिन देख के नहीं लगा था वो आदमी को। वो वही ले गए थे उनका स्कल्पचर। अच्छा। वो हमारे भी प्रदर्शनी में आए थे जब दिल्ली में एक बार मेरा वन मैन शो था। पता नहीं वो अपने, उनको तो पसंद था, वो अपने बेटे को न ले आते तो 2-4 काम ले गए थे।
लेकिन उनका बेटा जो है थोड़ा सा पता नहीं क्या उसको लगा, तो फिर वो चले गए वैसे। सर, जैसे आपकी जो बातें अभी मैंने सुनी, उससे अभी मेरे मन में एक वो आ रहा है कि कला संस्कृति धान्य धन्य हमारा देश मानते हैं, मतलब जी। कला संस्कृति में प्रधान, हाँ। प्रधान है। हाँ। लेकिन अभी आपके हिसाब से कला और संस्कृति कहाँ जा रही है इस देश में? क्या आर्टिस्ट उसकी वर्ल्ड लेवल पे तैयार हो रहे हैं कि पहले तो भारत एक बात हम बता दें आपसे कि आर्ट्स कॉलेज में भी पढ़ने वाले लोग जो छात्र आते हैं ना, हम लोग जब पढ़ते थे तो 15 सीटें हुआ करती थी, सिर्फ 15 सीट। अब तो बढ़ती गई हैं। अब बढ़ती गई, खूब बढ़ गई। उन 15 सीट में से भी किंचित 2 या 3 कलाकार बहुत बमुश्किल निकलते थे, जो आगे चल के आर्ट के क्षेत्र में काम करते थे करते थे। और नाम भी करते थे और अपना जो भी है रोजी रोटी और शिक्षा भी देते थे, लोगों को ज्ञान भी देते थे, ऐसा नहीं। तो अभी क्या है कि एडमिशन बढ़ गए हैं, ज़्यादा सीटें हो रही हैं, लेकिन नहीं, वो बेरोजगार बढ़ रहे हैं। सही बात है। मतलब डिग्री आपने दे दिया किसी को तो अब तो उसने बस्ते में रख लिया, तो वो तो बेरोजगारी की श्रेणी में आ गया ना। हमेशा तो यही सोचेगा हमने मास्टर कर लिया, बीएफए बीएफए एमएफए कर लिया, बीएफए एमएफए कर लिया और पीएचडी भी कर लिया बहुत लोगों ने। अब हमको तो कोई सरकार नौकरी दे, तो वो उसके लिए परेशान होता। कलाकार बनने के लिए बहुत त्याग की जरूरत होती है, बहुत संतोष की जरूरत होती है। साधना तो अपनी जगह है, जब आप अपने पेंटिंग के साथ बैठेंगे साधना तब करेंगे, लेकिन जो आर्ट के लिए अगर जीना है, आपने आर्ट कुछ करना है, तो आपको इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। जैसे सोने को खरा बनाने के लिए उसको तपाना ज़रूरी होता है, वैसे आपको भी स्ट्रगल करना आर्टिस्ट को ज़रूरी है। ये बहुत मतलब आप सोच नहीं सकते हो कि कैसे कैसे मैं साइकिल रखा था जब पढ़ने आया था, हमारे बाबा के हाथ की साइकिल थी, हिंद साइकिल, उस टाइम में लेके आया था, लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में रखता था उसको। और जब यहाँ से जाता था ट्रेन में तो एक 13 खाने की रिंच रखता था, उसमें 13 खाने होते थे। मतलब उसमें स्पाइनर वो ऐसा था कि उसमें कोई भी उसमें का कोई साइकिल, वो क्या नाम है, साइकिल का कोई भी नट बोल्ट ऐसा नहीं था जो उससे न खुल जाए और न बंध जाए। तो उसको मैं लेके बादशाह नगर स्टेशन पे जाता था साइकिल को, अपना छोटा सा एक बैग होता था, गांव जाने के लिए बात बता रहे हैं आपसे, लेके जाता था और उसको पहिया खोल लेता था, दोनों पहिया आगे पीछे का खोल के उसको एक साथ बांध देता था और बांध के उसको सामान बना लेता था। मतलब वो सामान हो गया ना। अब पहले साइकिल होती तो ले जाते हो, इसको तो बुक करना पड़ता, लेकिन उसको सामान बना दिया, रस्सी से बांध लिया, सामान बना दिया और उसको लेके ट्रेन में चढ़ जाते थे, चाहे सीट मिले चाहे ना मिले, पढ़ते थे, कौन फर्क पड़ता, जमीन पे बैठ के जा रहे हैं कि कुर्सी में बैठ के जा रहे हैं। वो जो जनरल टिकट आता था, जनरल बोगी में बैठते थे, लेके चले जाते थे। कभी कभी टीटी आ के ऐसे, हाँ साइकिल है खराब है, बांध के ले जा रहे हैं, घर ले जा रहे हैं, गाँव ले जा रहे हैं, अब क्या करेंगे इसको। अच्छा अच्छा ठीक ठीक है, पढ़ते हैं यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में, ये आइडेंटिटी कार्ड है मेरा। फिर उसको लेके जाते थे और वहाँ स्टेशन पे उतरने के बाद उसको फिर खोलते थे, क्योंकि छोटा स्टेशन था जहाँ उतरते थे। पीपीगंज एक है जहाँ से हमारे गांव के लिए रास्ता होता था, वहाँ साइकिल का पहिया खोल लेते थे, वहाँ ना टीटी आएगा ना कुछ आएगा, आता था। पहिया खोला, बांधा, फिर उससे बैठे और अपना घर पहुँच गए। फिर उधर से आते थे, उस पर चावल रख लेते थे, अपना सामान होता था जो बैग वो भी छोटा मोटा ले जाते थे, वो अक्सर टांगने वाला बैग रखते थे, उसमें चावल भर रख के लेके, और थोड़ा बहुत घी माँ दे देती थी, उसको लेके आते थे, चले आते थे। वो एक बोरी में होता था, बांध लिया, लेके चले आए, फिर उस स्टेशन पे आके वही करते थे। पोर्टेबल बना दिया था। एकदम पोर्टेबल साइकिल। तो ये जीवन के बड़े बहुत सारे चीज हैं जो आपको कभी आप ना, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि आगे बढ़ो तो पलट के देखने की जरूरत ना, हमेशा अरे पीछे वाला चीज जो आपको आनंद देगा जीवन में, वो बहुत आगे बढ़ जाएंगे, सब चीज भूल जाएंगे ना, तो आनंद नहीं मिलेगा। फिर आप उसमें क्या कहेंगे उसको, तमाम सारी उस वितृष्णाओं के साथ जीना शुरू कर देंगे। अरे मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ और मुझे क्या जरूरत है नीचे देखने पीछे देखने, नहीं, हमेशा पीछे देखो और अपने छात्र बच्चे
उनके साथ शेयर करिए, उनको बताइए कि ऐसे नहीं कोई आर्टिस्ट बन जाता है या बड़ा बन जाता है। और मोस्टली जो है ना, इन सब फाइन आर्ट की पढ़ाइयों में हमने अक्सर देखा है कि बहुत मजबूत घर से नहीं लोग आते रहे। वो तो है। मैं भी जब पढ़ने आया था तो मुझे मेरे पिताजी सिर्फ 100 रुपया देते थे महीने का। उस टाइम में सिर्फ 100 रुपया मिलता था। तो हो गया, ईश्वर की कृपा थी। 10-10 20 रुपए की वो जो डिजाइन नहीं बनते हैं अप्लाइड आर्ट में, जो वो वाले प्रेस में छापते थे, पैम्फलेट वगैरह? नहीं ये अगरबत्ती वगैरह की, जैसे इस तरह का डिजाइन, हाँ, हाँ, ब्लैक एंड वाइट वाले, हाँ। 2 रंग के 3 रंग के, हाँ वो डिजाइन जो है वो सब कर देते थे पहले, शुरू से 2 सेकेंड ईयर के बाद ही। तो वहाँ पे एक प्रेस था चौक में। अरे जीवन में बहुत सारी कहानियां, कितना सुनोगे आप। एक बार इमरजेंसी लगा हुआ था यहाँ पे, इंदिरा गांधी जी गुजर गई थी, वही डिजाइन बना के ले जा रहे थे, पुलिस वाले ने दौड़ा के पकड़ लिया। मैं उसको बोलता रहने रहा कि साहब पैसा घट गया था, मेरे पास पैसा नहीं था, डिजाइन देना था उसको, पैसा लेना था। वो माना नहीं, थाने पे ले गया। वो जो वहाँ पे क्या कहेंगे उसको, चौक के आगे कौन सा क्षेत्र आता है, एरिया मुझे नहीं याद आ रहा है, वो उसी थाने में ले गया। तो उसके बाद जो है थाने में ले गया, तो थानेदार को जब मैंने बताया तो जो जो इंस्पेक्टर था इतना प्रभावित हुआ, उसको बहुत गाली दिया। क्यों लिया? तो हाँ, क्यों लिया बच्चे को, गलती हो गई, उसको नहीं मालूम था ऐसा ऐसा हो सकता है। मैं भाग रहा था बहुत तेज साइकिल चला के, लेकिन उसने डंडा फेंक दिया तीली में। हमने कहा साहब देखो ये तीली उली भी तोड़ दिया इसने, हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे रहेंगे ऐसे। और उस समय इंदिरा गांधी जी का शायद कुछ हुआ था, वो इमरजेंसी चल रही थी। बहरहाल भैया वो दरोगा ने उनको बहुत उसको डांटा, बोला इसकी साइकिल ले जाके बनवाओ, और इसको वो ये जो कर्फ्यू लगा था, सॉरी कर्फ्यू लगा था चौक में, वो इस कर्फ्यू वाले एरिया से इसको वहाँ तक निकाल के आओ। फिर ऐसे भी लोग मिलते हैं वास्तव में। हाँ, तो वो भी बहुत अच्छा एक वो होता है कि एक आर्टिस्ट होना समझदार व्यक्ति के लिए बहुत ही सम्मानजनक चीज होती है, वो सम्मान मिलता भी है। सर आपको लग रहा है कि आप बहुत कहानियां सुना रहे हैं, लेकिन आप नहीं आर्टिस्ट है। ये मैं कहानी नहीं, मैं अपने साथ जो बीती बात है उसको सुन, बीती बात है। उनको जिनको सुन के कहानी लगे, उनको लगे, उनको अगर देखिए 2 तरह के लोग होते हैं। कोई आदमी इससे प्रेरणा ले सकता है, कोई आदमी कहेगा कि ये अरे ऐसे ही फेंक रहे हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ मेरे टाइम में आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे टाइम में एक विदेशी स्टूडेंट पढ़ता था, हमारा सीनियर था 1 साल, जाफरी मुकासा, युगांडा से आया था। उसको भी स्कॉलरशिप मिलती थी, लेकिन कभी कभी उसको स्कॉलरशिप लेट मिलती थी, गरीब घर से था वो। और वो रोटी जो बनाता था ना, जो रोटी बच जाती थी उसको ऐसे उसके खिड़की के सामने ऐसे खड़ी कर देता था, जितनी रोटी बचती थी उसमें तार लगा के टांग देता था। और सब मैं एक बार उसके कमरे में गया तो थोड़ी अंग्रेजी थी, तो उससे बात कर लेता था, वो भी इंग्लिश में ही बात करता था। तो उससे मैंने पूछा कि ऐसा क्यों की हो, ये रोटियां क्यों रखे हुए, बाहर कुत्ते बिल्ली हैं? तो उसने बोला नहीं राजन, मतलब उसने अंग्रेजी में बोला, लेकिन मैं बता रहा हूँ सार उसका बता रहा हूँ, नहीं राजन ये मेरे उस टाइम में काम आता है जब हमारे पास पैसा नहीं होता है। तो मैंने कहा कैसे खाते हो? तो कहने लगा पानी में नमक डालता हूँ और नमक में ये रोटियां तोड़ के डाल के हीटर पे उबाल देता हूँ। तो सोचिए, मैंने ये ऐसे भी लोग देखे हैं, ऐसे भी लोग यहाँ आके पढ़ के गए हैं। अभी वो हमारे कांटेक्ट में नहीं है, कभी मतलब पता नहीं क्या उस समय युगांडा में उसके साथ में कुछ मिसहैपनिंग हुई थी। तो आप देखेंगे ना तो बड़ा लोगों को आप सोचेंगे, तो मैं सोचता था मेरा तो यहाँ, मैं हिंदी भाषी आदमी, मेरा तो यहाँ थोड़ी दूर पे घर है, मैं तो भाग के चला जाऊंगा। ये बेचारा वास्तव में कैसे सरवाइव कर रहा है। सही बात है। और ये वास्तविकता है कि जो उसने बताया उस रोटी का रहस्य सुन के लगा कि मतलब कि हाँ, वो ही पढ़ के अगर पता नहीं कितना सक्षम हुआ। अच्छा काम था उसका, काम बढ़िया था, बट क्या है ना कि उसका काम करने का तरीका दूसरा था। फास्ट कलर लगाना, उनके अपने इन्वायरमेंट जिस माहौल में जो पैदा होता है वो असर कहीं भी जाएगा, वो लगता पड़ है। जाता है। तो वो चीज़ तो ये दुनिया में लोगों को संघर्ष करने वाले लोगों को कमी नहीं है।
ये सब उदाहरण है। इसको सब कभी सोचते हैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो कैसे सरवाइव करके यहाँ से पढ़ाई करके गया। सर हमारा मोटिव भी यही है पॉडकास्ट का ये, कि आजकल के जो बच्चे बहुत ज़्यादा दुनिया में खो गए हैं चकाचौंध में, तो उनको पता ही नहीं है कि एक असली आर्टिस्ट कैसे बनता है, उसके पीछे का जो संघर्ष है वो क्या है। और वो थोड़ी सी भी परेशानियां जिंदगी में आती है तो वो क्विट कर जाते हैं बच्चे आजकल के, क्विट करके छोड़ देते हैं, वो तुरंत दूसरा रास्ता ढूंढने लगते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने ये सारी चीजें हमें बताई, तो उनको कुछ समझ में आए कि हाँ दिक्कतें तो आती रहती हैं। बिल्कुल, लेकिन जिंदगी चलते जिंदगी एक चैलेंज है, और जिंदगी में सबसे खास चैलेंज वो है कि आप अपने मनचाहे विषय के साथ जी सकें। जी सके, सही बात। सबसे जरूरी, जीने के लिए बहुत रास्ते हैं, आप ये छोड़ दो दूसरा रास्ता पकड़ लो, वो छोड़, लेकिन हमको यही शर्ट पसंद है, हम यही रंग पसंद है तो हम यही पहनेंगे, हमारा पसंद है तो हम इसके लिए एफर्ट करेंगे, करेंगे। और करना नहीं करोगे तो नहीं पाओगे। ये मान के चलो, आप किसी को छोड़ने से कोई चीज पा नहीं जाएंगे आप, बल्कि जो चीज जानते हो, जिसके बारे में इतना दिन आपने साधना किया, और अचानक उसको छोड़ के दूसरे ट्रैक पे जाओगे, तो उसमें तो स्टार्ट करोगे आप, बिल्कुल। वो तो स्टार्ट होगा ना आपके लिए। ये तो इतना आपने इतना टाइम इसमें बिताया, आपने अपने जीवन का 20, 25, 26 साल जो दिया, अचानक उसको छोड़ के हटोगे तो फिर आप जीरो से शुरू होने जा रहे हो, फिर कहीं के नहीं रह पाओगे। फिर कहीं के नहीं रह पाओगे। वो तो है। तो उससे बढ़िया तो पहले से ही लेबरगिरी कर लिए होते। ऐसे लोग फेलियर होते हैं, फिर ऐसे ही लोग failure हमने failure गलती कर दी इधर और दूसरी, देखिए समय है, जैसे आपने बोला ना, आजकल परिवर्तनशील है ही है, और चकाचौंध भी हमेशा लोगों को प्रभावित भी करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं प्रभावित करता। सभी चाहते हैं कि बस, लेकिन अब के जो जनरेशन है उसमें बहुत कम लोग चाहते हैं कि मैं अपने मेहनत से, आर्टिस्ट बनूं, अपने एफर्ट से अपने मनपसंद चीज प्राप्त करूं। ये सबके लिए है, खाली आर्टिस्ट के लिए नहीं है। अच्छा। और सभी लोगों के उसमें यही है। हाँ। और आर्टिस्ट तो खैर बहुत ही, आर्टिस्ट के लिए तो वास्तव में जब तक वो स्थापित नहीं हो जाता है तब तक उसके लिए संघर्ष तगड़ा होता है, क्योंकि उसका हर चीज महंगा भी है। फाइन आर्ट में जो कलर है, कागज है, और कोई चीज आपके पास बचता नहीं है ना। आपने कैनवस लिया, पेंट किया, काम खत्म हो गया, उसका रंग भी खत्म हुआ, कैनवस भी खत्म हुआ, ब्रशेज भी घिस के खत्म होते हैं। और सब चीजों में और भी कुछ है, अगर और कोई चीज है तो आपने, जैसे और विषय है, लॉ है, और आपका डॉक्टरी है, मतलब MBBS है, डॉक्टर बनना, लॉयर बनना, इतिहासकार बनना, 4 किताबें हैं, है ना। आपने किताबें खरीद ली, अपने लाइब्रेरी में लगा लिया, साल में कहीं एक किताब नई आ गई तो आपने खरीद लिया। डॉक्टर के लिए क्या, एक आला खरीदा, इंजेक्शन खरीद लिया, वो भी आजकल मरीज से ही मंगाते हैं सब, है ना। वो आला से पूरा जीवन वही आले से दवाई देते रह जाते हैं। और पहले जो वो वाला सिरिंज आता था, उसमें सुई लगा के उसको पकाते थे उसमें आग में, क्या कहते हैं, उसमें पानी में बॉयल कर लेते थे, फिर उसी से सुई छोड़ते थे। अब तो डिस्पोजल आने लगा, तो फिर जो है उनको वो नहीं, वो भी डिस्पोजल भी वही मरीज ही लेके आता है। तो कलाकार के लिए क्या, रोज ब्रश खत्म होता है उसका, रोज क्या कहते हैं, कलर खत्म होगा, कागज भाई जिस पे कर दिया उसके बाद अब उस पे कहाँ करेगा कोई, बार बार लेयर लगा के थोड़ा उसको पेंटिंग बनाएगा। सही बात है। उसको उसने तो रोज खरीदना है। लेकिन पब्लिक से बोलो ना तो उनको ये नहीं समझ में आता है, वो तो सोचते हैं अरे तुम्हारे लिए क्या है, चुटकी में कहाँ से, सब चीजें मटेरियल महंगे हैं, बहुत महंगे सर। ऐसा थोड़ा है कि सस्ता मिल रहा है कोई भी चीज, कैनवास महंगा है, कलर महंगे है, अच्छे कलर लगाना है तो कलर महंगा। सही बात है, बिल्कुल। सर इससे मुझे भी एक वाकया याद आता है कि मैं भी एक मध्यम वर्गीय घर से ही हूँ, तो जब फाइन आर्ट्स करने आई गई, तो जब मैं पेंसिल खरीदने गई थी, 2B 4B पेंसिल आता है ना, तो मैं खरीदने गई, तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छी पेंसिल है स्टेडलर की, देखो। तो मुझे लगा, मैं 100-200 रुपए कुछ लेके गई थी हाथ में, पेंसिल कितना ही महंगा हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि दे दूं, तो मैंने बोला हाँ हाँ दे दीजिए, तो उन्होंने दे दिया। कौन कौन सा था, 2B 4B सब ले लिया मैंने।
अब मैंने पूछा कि कितना हुआ, तो कह रहे हैं 800। अब मैं वहां पे एकदम वो हो गई कि अरे इतना इतना महंगा पेंसिल। हाँ 800 की पेंसिल भी आती है। तो वो आर्टिस्ट बनने के बाद पता चलता है कि नहीं भाई, हम मध्यम वर्गीय हैं, लेकिन हमें मेहनत करके वो कमाना पड़ेगा कि पेंसिल महंगी है। बिल्कुल और वो पीछे के लोग नहीं समझते हैं ये चीज। नहीं, वो नहीं समझ में नहीं। आता। ये स्केच ही तो है इसमें। नहीं, उनको लगता है ना कि जैसे क्या है ना, ऑफिशियल यूज के लिए 2 रुपए वाली पेंसिल आती है ना एक, जो सब जितने अधिकारी होते हैं उनके भी उसमें रखा रहता है, जो क्लर्क होते हैं उनके पास भी रहता है, फाइल में भी ऐसे लगाए रहते हैं कहीं करेक्शन के लिए, या कुछ भी रफ नोट करते हैं तो पेंसिल से ही नोट करते हैं। वैसे ही सोचते हैं ना कि आर्टिस्ट भी ऐसे ही पेंसिल से तो बनाता, उनको क्या मालूम कि ये ब्रश 250-300 का आएगा, 500। सही बात। अगर उससे बताइए कि ये 4000 का ब्रश है, हमारे पास एक ब्रश है 4000 का है, वाश ब्रश है जापान से, मैंने पैसा नहीं दिया था, किसी मित्र ने मंगा के मुझे गिफ्ट किया था, लेकिन है वो 4000 का। अब उसको किसी को बोलेंगे ना 4000 का है, अरे इतना महंगा क्या है इसमें, ऐसा क्या बना हुआ, ऐसा क्या क्या लगा हुआ। सब समझ में नहीं आता लोगों तो ऐसा नहीं होता, मटेरियल तो आर्ट के तो वैसे ही महंगे हैं। बहुत बहुत वही चीज है। फिर सर अगर आगे बढ़े हम, तो जी आप एक पेंटिंग मतलब आर्टिस्ट के साथ साथ एक अध्यापक भी हैं, जी। है ना? तो एक अच्छा आर्टिस्ट एक अच्छा अध्यापक बन सकता है, या मतलब इसका तालमेल का कुछ बताइए हमें कि जरूरी है? कलाकार वैसे भी हम्बल होता है हाँ वो तो होता है ना। हाँ। जो भी मान लीजिए मैं आर्टिस्ट हूँ हाँ। या आप आर्टिस्ट हो, तो कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर वास्तव में गुण है, गुण आने के बाद तो वैसे ही आदमी मुलायम होता है, या झुक के चलता है, या शांत हृदय होता है। जैसे फल में वृक्ष में फल आने के बाद वो झुक जाता है। डालियां झुक जाती हैं, वैसे ही ये एक कलाकार का भी गुण होता है। और कलाकार में वो गुण होने के साथ साथ चूंकि उसे आता है, उसको ज्ञान है, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अपनी विधा को किसी से शेयर नहीं करना चाहते हैं, दिखाना नहीं चाहते हैं कि वो चोरी कर लेगा मेरा जो तकनीक है, चोरी कर लेगा। तो मुझे तकनीक चोरी करके क्या कर सकता है, अगर उसके पास कंसेप्ट नहीं है तो वो कर क्या लेगा, बनाएगा क्या, बना लेगा वो। आप ही का चित्र थोड़ा उसने कॉपी करना, और अगर उसको अपनी पहचान बनानी है तो अपना चीज़ डेवलप करेगा, अपने व्यूज निकालेगा कागज के ऊपर। तो अगर हमारा कोई सीख लेगा, हमने किसी को सिखाने के लिए एक शिक्षक के रूप में सिखा रहे हैं, तो हम तो उसको 100% देंगे। इसलिए देंगे कि तू मेरा कंसेप्ट नहीं ले सकता। सही बात। तुमको तकनीक जानना है, तकनीक तुम्हें मैं पूरी तरह से बता रहा हूँ, जैसा मेरे गुरुजी ने भी बताया था। कुछ चीज़ें बाद में भी अडॉप्ट किया मैंने, कुछ चीज़ें कंजर्वेशन में जाने के बाद मुझे ज्ञान में आया। कुछ मतलब पेंटिंग को पेस्ट करना और लगाने के लिए लिख करके, तो कोई चीज़ छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं होता कि कोई टीचर ये सोचे हम बता देंगे तो ये बच्चा हमारा ही चुरा के बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तकनीकी जानकारी बच्चे को पूरा देना चाहिए, और वास्तव में जो आर्टिस्ट है वो एक अच्छा बढ़िया शिक्षक होगा, बिल्कुल निश्चित रूप से होगा। और हमने तो भाई बड़ी ईमानदारी से, आज भी मैं कोई भी जो आर्ट्स कॉलेज का बच्चा है या डॉक्टर शकुंतला मिश्रा का बच्चा है, स्टूडेंट है फाइन आर्ट का, कोई जानना चाहता है कि मैं वास में काम कर रहा हूँ सर, मुझे थोड़ी गाइड चाहिए, तो भाई मैं उससे बोलता हूँ बेटा बस ऐसे करना, फ़ोन करके पूछ के आ जाना, मैं जब भी आओगे तो सर फीस क्या? नहीं फीस नहीं, फीस बच्चों से क्या, ऐसे स्टूडेंट से फीस मैंने कभी नहीं लिया, आर्ट स्टूडेंट से। बाकी जो वैसे लोग हुए जो जिन्होंने अपना टाइम वो करने के लिए, क्या कहते हैं, पास करने के लिए या शौक के लिए अगर किसी ने सीखना चाहा तो मैं उससे मोटी फीस लिया, क्योंकि उसका पैसा है, वो दे सकता है, नहीं देगा तो उसको वैल्यू नहीं समझ में। सही बात है। और मोस्टली तो मुझसे ही बनवाएगा ना उसमें, तो हम अपने काम का तो उससे पैसा लेंगे। सही बात है। अगर दे सकते हो तो आओ, नहीं तो नमस्कार, सेवा समाप्त।
तो ये चीज़ें होनी चाहिए। और बाकी शिक्षा के रूप में, शिक्षक के रूप में हमको अच्छे बच्चे भी मिले। बच्चे तो हमें सभी अच्छे मिले। अब जिन्होंने मेहनत किया, कुछ लोगों ने काम इसमें हमारे विधा में भी टिके, वो भी अच्छे लगे। जो नहीं टिके, सीख के अपना रोटी कमा रहे हैं, वो भी अच्छे ही हैं। क्या करना है उनकी, चूँकि ड्राइंग वगैरह अच्छी हो गई, साथ में रहते रहते उनको उनकी मेहनत कराया, उनसे उन्होंने किया। और देखिए हमारा जो तकनीक है, विधा है, इसमें ड्राइंग का विशेष महत्व है, पेशेंस का महत्व है। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो ये चीज़ें जो बच्चों में आ जाए ना, बढ़िया ड्राइंग करता हो तो निश्चित रूप से उसको कोई कभी नुकसान नहीं होगा, भूखा तो नहीं मरेगा, अच्छे ढंग से जी सकता है। वो जो इन्होंने बताया था ना कि वो ऐसा मिला था कोई इंडिया गेट के पास, वो कोई विचित्र ही रहा होगा। बाकी जब है, अगर आपके पास थोड़ा भी आपके अंदर संवेदनशीलता भी है, लोगों से मिलने जुलने का शऊर भी है, तो आपको कभी रोटी की कमी नहीं पड़ेगी। नहीं, बहुत अच्छी बात बोली सर। सर, हम जानते हैं कि आप पेंटिंग रेस्टोरेशन भी करते हैं, हाँ, किया हमने। तो एक अपनी पेंटिंग बनाना और किसी और की पेंटिंग पे काम करने पे क्या चुनौतियाँ मेन आती हैं? उबाऊ होता है थोड़ा, कि एक्साइटमेंट भी होता है कि अरे हम ऐसे फलाना बड़े आर्टिस्ट के काम। दोनों तरह का होता है, हाँ। एक्साइटमेंट भी होता है, बट ना क्या है, वो ज्ञान भी बहुत मिला उसमें हमको। हाँ। रिस्टोरेशन करने से क्या क्या चीज़ें चित्रों के लिए नुकसानदायक होते हैं, और क्या चीज़ें, कैसी एनवायरनमेंट चाहिए पेंटिंग के लिए, कैसे रख रखाव होना चाहिए। और एक एक्साइटमेंट होता है कि पुरोधा कलाकारों का काम भी देखने मिलता है, देखने मिलता है, उसको छूने को मिलता है। सुनने मिलता है, फील करने को हाँ, मिलता छूने को मिलता है। है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात। ये बहुत बड़ी बात। हाँ। रविन्द्रनाथ ठाकुर का पेंटिंग अरे वाह! हम लोगों ने रिस्टोर भी किया था इंटेक में, और उसको इत्तेफाक से मैं गया था वहाँ पे शांति निकेतन में रिपोर्ट बनाने। तो उनकी भी पेंटिंगों में जो उनके जो किताब में जैसे चित्र बनाते थे ना, वो सब चीज़ें थोड़ी, क्योंकि किताबों के पृष्ठ इतने मजबूत तो नहीं होते, इतने अच्छे तो नहीं होते हैं, तो निश्चित रूप से समय के साथ खराब होंगे। येलोइंग हो रहा था, कुछ उनकी इंक की वजह से कुछ पेपर जल रहे थे, इंक की ज़्यादातर इस्तेमाल किया था। जैसे आप बचपन में पढ़ रहे हो तो कभी ऐसे पैरा के साथ में, पैराग्राफ के साथ में, लाइनों के साथ में आपकी पेंसिल ऐसे ऐसे चली। हाँ। हमने उनकी पूरी किताबें देखी थी। जस्ट एक मान के चलिए कि जैसे हम पढ़ रहे हैं हिंदी, मन नहीं लग रहा है, तो पेंसिल हमारा उसी में ऐसे ऐसे चलते चलते एक आकृति बन गई। घिस जाता है। तो लगा कि भाई रविन्द्रनाथ ठाकुर तो पेंटिंग भी बना लेते हैं। ये सच्चाई है। नहीं, उन्होंने चित्र बनाए हैं, हम ही नहीं कह रहे नहीं बनाए, लेकिन वो जो किताबों वाला मामला था ना, वो ऐसे ही था। सर, ऐसे भी तो उनको बाल कलाकार के रूप में हम। हाँ, जिनको हाथ पैर और नहीं बनाने आता था, चेहरा वरा बना लेते थे, वैसे ही, मतलब डिटेल कभी उनको नहीं आया। लेकिन वो चूंकि क्या राष्ट्र कवि या कुछ उनको ऐसा पुरस्कार मिला था, जिसकी वजह से उनको एक, तो मतलब आर्टिस्ट को अगर मौका मिले तो रेस्टोरेशन सीखने का, तो उसको सीख लेना चाहिए। दो चीजें होती हैं कलाकार, एक उसमें जो संस्थान होता है ना, ये कंजर्वेशन का, उसमें दो तरह के लोगों को अपॉइंट किया जाता है। एक होता है जो साइंटिस्ट हो, एक होता है आर्टिस्ट हो। तो आर्टिस्ट के अंदर एक गुण रिस्टोरेशन का पहले से होता है कि हाउ टू हैंडल द आर्ट ऑब्जेक्ट, वो पहले से जानता है। साइंटिस्ट नहीं जानता। साइंटिस्ट तो यही जानता है ये मिलाएंगे ये बन जाएगा, ये मिलाएंगे ये मिलाएंगे, लेकिन आर्टिस्ट ये जानता है कैसे ये पेंटिंग उठा के रखना है। सही बात। साइंटिस्ट ये बात नहीं जानता। साइंटिस्ट को और न साइंटिस्ट रिटच कर सकता है, न री इंटीग्रेट कर सकता है, उसको ये सब नहीं कर सकता। लेकिन आर्टिस्ट के अंदर तो ये गुण पहले से है। कलर मैचिंग जानता है, वो मिक्सिंग जानता है, सब कुछ करना जानता है, बस खाली उसको केमिकल का ज्ञान चाहिए। लेकिन साइंस वाले को केमिकल का ही है सिर्फ, बाकी उसको सब रंग का नहीं है। सही बात। तो ये आर्टिस्ट के लिए
पॉजिटिव होता है रिस्टोरेशन में जाने के लिए। और रिस्टोरेशन में वास्तव में बहुत सारी चीज़ें चैलेंजिंग मिली थी हमको। हम लोग एक मैंगलोर में एक चैपल को रिस्टोर कर रहे थे, इंटेक को उसका वो मिला हुआ था, मतलब चैलेंजिंग वर्क था, इंटेक को ही मिला था वो काम करने के लिए। और हम लोग थे उसमें, कुछ टीम थी वहाँ पे। उसमें 60 फीट ऊपर सीलिंग पेंटिंग था। मुझे लगता है कि 12 बाई 12, 18 बाई 18 फीट का पुराने टाइम में। उस टाइम में जूट कैनवास यूज किया गया था कलाकार द्वारा, एक ही कलाकार ने बनाया था। तो उसको हम लोग उतारते थे और उतार के रिस्टोर करते थे, फिर टांगते थे। और वो भी जूट कैनवास ना 3 हिस्से में 4 हिस्से में सिलाई किया होता, बहुत फाइन सिलाई उस टाइम में। मतलब एक बात बताएं, आज के टाइम में बहुत मशीन है, लेकिन जो पुराने टाइम में विदाउट मशीन जिन लोगों ने हाथ से काम किया है, वो कहीं कभी आप नकार नहीं, उसके सामने कोई मेल नहीं है। सही बात है। कम सुविधाओं में, कम साधन में वो हम लोग पेंटिंग उतारने के लिए कितना मशक्कत किए करते थे, उतारने के लिए, फिर चढ़ाने के लिए। अब सोचिए उसके इतने चौड़े चौड़े फ्रेम थे, ये जो ऐसे चौड़ा है ना, ये ऐसे ऐसे इतना इससे भी मोटा फ्रेम होता था है। अब 12 बाई 12 फीट, 18 बाई 18, सारे 18 बाई 18 फीट का पेंटिंग, उसके चारों तरफ फ्रेम बना हुआ पूरा। वो चैपल है, इंडिया में एक ही चैपल है, अच्छा। सेंट एलाइसिस चैपल। उसमें कभी भी मौका लगे मैंगलोर में जाइए, वो चैपल जरूर देखिए। तो वो एक ही है, लखनऊ से कहाँ पे है? मैंगलोर में है सेंट एलाइसिस चैपल। अच्छा और संस्थान है वो, सेंट एलाइसिस कॉलेज है, अच्छा अच्छा। मतलब वो महाविद्यालय है, एमए की परीक्षा भी होती है उसमें है। बहुत सुंदर चर्च है वो। और उसको 3 साल लगा था रिस्टोर करने, 3 साल उसको बनाने में भी लगा था। तो रिस्टोरेशन वास्तव में एक चैलेंज होता है। और अगर हम अच्छे आर्टिस्ट हैं तो अपना काम और तो रिस्टोरर अच्छे हो सकते हैं, बन सकते हैं। लेकिन अगर हमको रोटी मिल रही तो हम रिस्टोरर बनने इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि वो एक अलग ही विधा है। हाँ बिल्कुल। और जितना देर में एक पेंटिंग बनती है, उससे ज़्यादा टाइम लगता है रिस्टोरेशन में। बिल्कुल बिल्कुल। ये डेफिनेट है, निश्चित है। मैंने उसको रिस्टोर करने का, बाद में गई। रिस्टोर करने में ज़्यादा टाइम लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, कलर मैचिंग करनी पड़ती है। कलर वो अलग बात है, वो जो फ्रेजाइल होता है, जो फटा होता है, जिसको रिपेयरिंग वगैरह, तो ये सब चीज़ें जो है ना, लेकिन होता है चैलेंजिंग। अच्छा लगता है, रिस्टोरेशन करना भी अच्छा लगता है। होता है थोड़ा सा पुराने मैं उसमें चैपल में ही एक पेंटिंग था जहाँ पे पादरी लोग खड़े होते हैं या बैठ के वहाँ से जहाँ से लोगों को संबोधित करते हैं, उसके ऊपर था सीलिंग में। ये सब सीलिंग पेंटिंग थी वहाँ पे हैं। और उस चर्च का कोई कोना नहीं है जो पुराने आर्टिस्ट ने चित्रित न किया हो। कोई भी कोना, दीवार में फ्रेस्को मिलेगा आपको बढ़िया। तो वो जहाँ पे वो पेंटिंग लगी थी, चर्च का बनावट कुछ ऐसे होता है ना, ऊपर से खपड़ाइल, वहाँ बारिश बहुत होती है मैंगलोर में, तो उसमें कभी उसमें होल हो गया था तो उसमें पानी भर गया था। फिर उसको उन्होंने बंदूक से गोली मार के उसको पानी को निकाला था, उसमें वो चढ़ नहीं सकते थे। सही बात। सोचिए आज के टाइम में ये हालत है, हम लोग कैसे कैसे उस पेंटिंग को उतारते थे और ले जाते थे। वो टाइम सोचिए जब उन्होंने बनाया होगा, हमको लगता है वो उसको 100 साल से ऊपर हो गया चर्च में, चैपल को बने हुए, उस पर पेंटिंग लगी हुई। तो वो उस टाइम में कैसे बेचारा आर्टिस्ट, वो भी एक ब्रदर मास्चिनी विदेशी कलाकार था, हालांकि वो उस समय अपना देश गुलाम था, तब तो उन्हीं लोगों का टाइम था। तो उसने अकेले वो एक आर्टिस्ट था जो जिसने काम किया था, बाकी उस टीम मिली होगी, रही होगी, लेकिन बहुत अच्छी ड्राइंग वगैरह थी उसकी। सर अब हम थोड़ा सा आपके विधा के बारे में बात करते हैं। वॉश पेंटिंग आपकी मेन विधा है जी। तो आपने उस, जैसे ये तो पुरानी विधा है, आपने इसको अपने तरीके से कैसे स्वीकारा, अपने तरीके से कैसे ढाला, थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी उसमें स्टाइल में? कोई भी चीज होने से पहले, करने से पहले, जो
हम अपना बचपन जीते हैं ना, जो भी ज़िंदगी मुझे मिली होती है या जो शुरुआत होता है, जहाँ से समझदार होते हो आप, तो शुरुआती दौर में मैं भी अपने सर की तरह, गुरुजी की तरह, जैसा वो बोले कि वाश पेंटिंग सीखने के लिए सबसे पहले ट्रेडिशनल ट्रेंड्स को लेना पड़ता है, या जैसे हाँ ओल्ड मास्टर्स तो अलग एक विषय ही होता है। लेकिन जैसे होता है ना कि हम अपने तीज त्योहार जो कंटेंट होते हैं हमें अपने समाज से लेना है, और सेमी रियलिस्टिक ड्राइंग सबसे पहले तो ड्राइंग मस्ट है, बहुत सुंदर अच्छी ड्राइंग हो, थोड़ी डेकोरेटिव भी हो, अच्छी भी हो, ड्राइंग परफेक्ट होनी चाहिए। आ, बहुत लोगों को हमने देखा बनाते हुए, कई लोग ऐसे भी थे अपने क्लास में या दूसरे लोग जिनकी ड्राइंग अच्छी नहीं थी, तो रंग लगाने से अच्छा नहीं हो जाता कोई चीज़। अगर कहीं कमी रह जाती है ना, जैसे कितना भी श्रृंगार कर ले महिला, उसके सर पे बिंदी नहीं है, हाथ में चूड़ी नहीं है, आज के वो लड़की की बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैम, एक महिला महिला की बात कर रहा हूँ, जो स्त्री हो, किसी की पत्नी हो, कितना भी श्रृंगार कर ले, अगर उसके सिंदूर नहीं है मांग में, टीका नहीं है, बिंदी नहीं है, आँख में काजल भले ना हो लेकिन हाथ में चूड़ी होनी चाहिए, अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो अधूरी लगती है। वैसे ही जीवन जो ये कला कर्म है या अपनी शैली है, जिस शैली में काम किए, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है, इसीलिए सेकेंड ईयर में इसको पढ़ाया जाता था, ये सब्जेक्ट के रूप में सेकेंड ईयर में था। तो आपका ड्राइंग बहुत अच्छा होना चाहिए, ड्राइंग से फिर आप डेवलप कर सकते हैं कोई भी चीज़। इसीलिए ड्राइंग को कहते हैं ना, जैसे घर बनाने के लिए फाउंडेशन की ज़रूरत होती है, वैसे ही ड्राइंग फाउंडेशन है चित्रकारी के लिए। तो इसीलिए इसके लिए बोला भी गया है, ड्राइंग इज़ द फाउंडेशन ऑफ आर्ट। ये वो है, स्लोगन है और सच है ये। बिना ड्राइंग के आर्ट जो है कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। आज के टाइम में लोग स्वीकार कर लेते हैं कि क्या बनाया, अरे वाह क्या बढ़िया बनाया, ग्लैमरस लाइफ है लोगों की, आते हैं उनको बढ़िया से कपड़े से, बढ़िया गाड़ी से उतरेंगे, आपकी गैलरी में आएंगे और थोड़ा ऐसे वैसे इत्र उत्र लगा के बढ़िया से आएंगे और देखते हुए जाएंगे कि लगेगा कि ये बहुत बढ़िया बड़ा आदमी है, तो बस वो तारीफ, अरे वाह क्या बनाया, मतलब बुद्धिजीवी दिखने के लिए लोग एक्टिंग करते हैं, वो खराब चीज को अच्छा बोल के। लोग उनके आगे हाँ मतलब आर्ट पता नहीं कितना है उसमें नहीं मालूम, लेकिन उसको अच्छा निश्चित रूप से बोल के और कुछ कमेंट करके कि लगे लोगों उनको कि हमारे पास दिमाग है, हम देखना जानते हैं, बिल्कुल तो वो नहीं है। वो माध्यम कोई करने के लिए, उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको अपनाना ज़रूरी होता है, उनको मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए, और वो हमने भी किया। फिर हमने एडॉप्ट किया अपना जो गांव का, जो हमने बचपन में जितने भी सीन देखे थे, जितने भी दृश्य देखे, जो जो कस्टम्स हैं हमारे, जो तीज त्योहार हैं, जो मेला है, जो टोने टोटके वाला जो आता है ना, नज़र उतारना, ये सब चीज़, तो वो पहले हमने स्टार्टिंग में उसको किया। उसके बाद जो है धीरे धीरे, तो होता क्या था ना, कहते हैं ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी बिठाए, तो वैसे ही हमारे मित्र भी थे बढ़िया, सब कहते थे सब कि यार राजेंद्र अब थोड़ा अपना कुछ सोचो, कुछ अपना निकालो। ये इस तरह वाले में जो है ना, खाली ये लोग बोलेंगे तुम डेकोरेटिव पेंटिंग करते हो और ये ट्रेडिशनल पेंटिंग करते हो, तो मैंने प्रक्रिया चालू कर लिया था 86 में, संपूर्ण हुई वहीं से शुरू हुई, और फिर मेरे दिमाग में आया, उस समय आतंकवाद का प्रचलन हुआ, फिर मेरे दिमाग में आया चलो इस पर काम करते हैं, शुरू किया। वहीं बताया ना आपसे कि वो बैठे थे, क्या नाम है, जो प्रिंसिपल का रूम है उसी के सामने जो वो लॉबी है, वहीं बैठे थे हम लोग धरने पे, वहीं शुरू हुआ था, वहीं पहली मेरी पेंटिंग और ड्राइंग शुरू हुई थी, उसी जगह से स्टार्ट हुई थी 1986 में। हाँ, तो ये सब समय सिखा देता है, फिर धीरे धीरे हमारे भी कामों में परिवर्तन आए, और आतंकवाद जब अभी देखा हमने कि समाप्त हो गया लगभग, हालांकि समाप्त क्या होता है वो
कभी भी कीड़ा रेंग जाता है, सब तैयार हो जाते हैं। तो फिर हमने सोचा हमको बुद्ध जी का जो वो है संदेश, वो इसलिए अच्छा लगता है। वो बोलते हैं कि सभी धर्म डराते हैं, हाँ। है ना, सभी धर्म डराते हैं। ये बुद्ध धर्म एक ऐसा है जिसमें डर नहीं, वास्तविकता बताया जाता है। मतलब डर नहीं पैदा किया जाता है, वास्तविकता बताया जाता है। और ये वास्तव है, सही सही बात है कि सभी धर्म डराते हैं। ये डराते हैं ये मत करो नहीं तो नरक में जाओगे, वो मत करो, ये कर लो नहीं तो घर में शांति नहीं होगी, वो कर लो। सही बात। ये बुद्ध धर्म नहीं कहता, ये बोलता है कि अपनी ज़िंदगी अपने मर्जी से अपने अच्छे से जियो, ईश्वर को याद करो, ईश्वर की प्रार्थना करो, लेकिन डर के नहीं, डरो नहीं। सही बात। जो आपको मन पसंद में आता करो। तो फिर उसके बाद जो है हमने अपने तकनीक में बुद्ध जी को लिया, अपने काम में उनके विचार लिए। हमारे ना तो आतंकवाद में कहीं आपको हथियार मिलेंगे, जो आतंकवाद शीर्षक था उसमें भी नहीं मिलेगा। और हम जो भी बुद्ध बनाते हैं, हमारा बुद्ध से शकल मिलाने का कोई नहीं, हमारा विचार मिले। अगर आप उसको शांति मन से बैठ के देखें और आपको शांति महसूस हो तो समझिए आप बुद्ध से रूबरू हो रहे हैं। हम बुद्धमय हो रहे हैं, हमको शांति मिल रही है। और नहीं तो हमारे चित्र का भी कोई मतलब नहीं है। बाकी वही चीज़ है कि आप उसको कोई भी चीज़ का आवरण और शकल सूरत उससे मत जोड़ो। आप ये देखो कि हमने उसको कितना उसमें सिंबल्स उनके ले करके, शकल हमने हो सकता है अपना डाल दिया हो या किसी मित्र का डाल दिया, कोई ज़रूरी नहीं है। भाव आना चाहिए, विचार आना चाहिए, और जो चीज़ हम दिखाना चाह रहे हैं वो चीज़ आना चाहिए, वो प्रस्तुत आना चाहिए, वो प्रस्तुति आनी चाहिए। तभी तो हमारे काम की सार्थकता है। तो ये चीज़ है, इसीलिए। और मैंने एक चीज़ और ऐड किया, हमारे पुरोधा कलाकार उसमें गुरजन भी हमारे शामिल थे, रहे हैं। उनके कामों में ना आपको ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने वाइट रंग को बड़ा चोरी से लगा लिया, मतलब सावधानी, मतलब उनकी उस्तादियत थी उसमें, उन्होंने लगा लिया, लेकिन आप पता नहीं कर पाओगे। अच्छा। आपके अंदर अगर देखने की दक्षता है, समझने की दक्षता है तो समझ लोगे। अच्छा। नहीं तो नहीं समझ पाओगे कि इन्होंने सफ़ेद रंग इस्तेमाल किया कहाँ। तो उसी चीज़ को हमने हटा दिया अपने में से, हमने सफ़ेद रंग छूना ही छोड़ दिया। मेरे चित्रों में आपको बहुतायत सफ़ेद भी दिखेगा, लेकिन वो कागज़ छोड़े गए हैं, वहाँ पे हमने सफ़ेद रंगों का यूज नहीं किया। तो इसलिए मुझे इस बात की खुशी होती है। ये एक चीज़ और होती है, सफ़ेद रंग जो होते हैं ना, अगर ज़्यादा यूज कर दीजिए तो वो ओपेक हो जाता है, चाकी इफेक्ट देने लग जाएगा रंगों में। मतलब जो चमक होती है ना उसको मार देता है वो। सही बात है। लेकिन अगर आप उसी जगह आप सफ़ेद कागज़ को छोड़ के कागज़ का आनंद ले लीजिए तो फिर आपको जो सफ़ेदी है वो बहुत अच्छी, जितना बढ़िया आप दिखाना चाहेंगे उतना दिखा देंगे। और एक चीज़ और कहते कहते भूल गया मैं कि हाँ, सफ़ेद कागज़ से अच्छा सफ़ेदी, मतलब वाइटनेस पेपर में आप कभी नहीं छोड़ सकते। एक बार पेंसिल लगा दो, रबर से मिटाते रहो, उतना सफ़ेद नहीं होगा जितना उसके बगल वाला। वो तो है। तो इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए उसको बहुत मेहनत करना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, हमें जब वाटर कलर सिखाया ना, था तो हमें बताया। सफ़ेदी बचाने के लिए मुझे अपने चित्रों में बहुत मेहनत करने पड़ते हैं वो, क्योंकि वहाँ मैं अपना वॉश ब्रश जाने ही नहीं देता हूँ। जिसमें वॉश ब्रश में अगर रंग लगा है आपकी वो कंट्रोल, वो साधना है, वो किसी को भी अगर करना है उस तरह से तो बनाना पड़ेगा। हम एडमिशन लेने के लिए ट्रेन के इंजन में बैठ के आए थे। एक रिश्तेदार थे हमारे, उनसे बोला, हमने रेलवे में थे गोरखपुर में, क्या 10 रुपये लगता था ट्रेन का किराया, लेकिन उस समय 10 रुपया भी बचाने में बड़ी चीज होती थी। तो बोले कि चलो बाबू बोल दे, वो ड्राइवर लेते जाएंगे। तो ड्राइवर से बोले तो उन्होंने सोचा ड्राइवर ले जाके इनको बैठा देगा, जाएगा
क्या कौन सा टाइम था, नहीं जाड़े का टाइम नहीं था, गर्मी का ही टाइम था एडमिशन के लिए। तो बोले हम अब रास्ते भर गर्मी झेलते आए थे। वो तो उस समय लगा था कि उस समय तो वाला कोयले वाला इंजन चलता था, पैसेंजर ट्रेन में, बस में बैठ के आए, किनारे बैठा दिए। ये सब चीज़ें हैं जीवन में, लेकिन बड़ा आनंद आता है कि बिल्कुल। हाँ, थैंक यू सो मच सर। हमें अभी ऐसा लगा कि हम अपना आपका पूरा जीवन हम जी गए, मतलब क्या बात है। ऐसा लगा कि हम अभी इस टाइम में ना होके उस टाइम में हैं। अच्छा, जब आप कोई नावल पढ़ते हो टाइम ट्रेवल कर लिया हमने। या पिक्चर देखते हो, तो मेन जो रोल मॉडल होते हैं, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है। तो दोनों लोग, हर कोई जो देखता है ना उसी को जीता है, लेकिन वो उसके कर्म को नहीं जीना चाहता है। अक्सर देखिए बैड एलिमेंट्स उसके दिमाग पे ज़्यादा हावी हो जाता है, वो मार काट करने वाला, वो ये सब बहुत कम लोगों के ऊपर जो हीरोइक चीज़ें होती हैं वो असर करती हैं, बाकी जो दूसरी चीज़ें देखने लग जाता है। ये डॉक्यूमेंटेशन भी इसलिए जरूरी था सर कि चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। टीचर या अध्यापक या पेंटर जो भी कह सके, उनके जीवन को हम दोबारा जी लें। थैंक यू सो मच सर हमारे में के लिए। आपको भी बहुत एक बार बुला रहे कि आप इतने प्यार से, इतने सहज स्वभाव से आप आए, एक बार बुला। अरे आप लोग दिल्ली से आए, हम लखनऊ में, ये नहीं आ सकते क्या? सर तो और कौन इसमें पढ़ाया है? सबने तो हमसे कुछ न कुछ पढ़ा ही होगा। सही बात है। तो इसलिए जो है हम तो यही मानते हैं ना कि बच्चा अपना ही है, उसके लिए थोड़ा समय तो पहले भी देते रहे, अभी भी देते रहे। मैं बताऊं, जब आर्ट्स कॉलेज से चलने लगते थे रात में 8 बजे, मेरे पास क्लास की चाबी रहती थी, बच्चे भी काम करते थे, हम भी अपने स्टूडियो में काम करते थे। किसी की ज़रूरत पड़ा, जो भी रुक सकता था, लड़का लड़की जो भी, कुछ म्यूरल भी करते थे उसमें, टाइल्स वगैरह। सीता गोरखपुर में वो बनाती थी, सीता विश्वकर्मा, और भी एक दो थे, तो सब काम करते रहते थे, हम भी अपना काम करते रहते थे। कभी कभी जैसे हमको अर्जेंट आना, 5 बजे 6 बजे कोई टीचर रुकता नहीं था, 6 बजे 7 बजे, सर हमारा ये अटेस्ट कर दीजिए, हमको अप्लाई करना। और मैं अपने कार के अपना गेट खोल चुका हूँ, बैठने जा रहा हूँ, तब आ गया फटाक से। तो थोड़ा तो गुस्सा आता था, लेकिन नहीं, वो लगता था बच्चे का भविष्य है, नहीं करिए। अभी तो बेचारे को नौकरी नहीं है, क्या पता अभी नहीं करेंगे तो ये उससे ज़्यादा हतोत्साहित हो जाएगा कि सर ने हमारा नहीं किया, चले गए। तो ये सब चीज़ें शिक्षक के अंदर भी होनी चाहिए जीवन में, क्योंकि हम किसी को और कुछ थोड़े दे रहे हैं, उसको ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान के साथ उसका मनोबल भी बढ़ाते हैं, या उसके ज़रूरत पे कहीं काम आ जाए। यही अपने जीवन का लक्ष्य भी शिक्षक का भी होना चाहिए।